नमस्कार। विदुष बटन फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको हम दिख रहे होंगे। मैं एक आध मिनट आपके किसी के कमेंट का वेट करूँगी। मुझे लग रहा है कि आप हमें देख पा रहे होंगे। उजास मायनों का इन सर्च ऑफ मीनिंग के एपिसोड 10 में आप लोग का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उजास मायने के कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसी अपने समय की बहुत कोई उन्नत चेतना जिसने युग को बहुत प्रभावित किया हो, उसके बारे में वक्तव्य, उसके जीवन और कर्म से रोशनी के कुछ बिंदु लेके हमारे साथ कोई ऐसी हस्ती आती है जो खुद भी प्रतिबद्धता के साथ कामों में लगा हुआ हो। उस क्रम में 10वें एपिसोड में आज हमारे साथ हैं मशहूर समाजकर्मी और सुप्रसिद्ध रचनाकार अनीता भारती जी। अनीता भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ी सी देर जब तक आप इनसे बातें सुनेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा इनका परिचय कराना चाहूंगी और एक आध बातें बोलूंगी। आज 14 नवंबर है, जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। तो जवाहरलाल नेहरू को तो बस मैं एक वाक्य से याद करना चाहूंगी कि उन्होंने लिखा है कि जो तथ्य है, तथ्य किसी की पसंद से गायब नहीं होते। तथ्य किसी की पसंद से गायब नहीं होते, ये अपना एक वाक्य ही बहुत है हमें होप देने के लिए। ये एक वाक्य ही है जिसकी वजह से आज हम स्क्रीन में और हम पब्लिक में बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक दिन सारे तथ्य जो गायब कर दिए गए थे वो सारे के सारे उभर आ सकेंगे और मतलब एक इतिहास पूरा बदला जा सकेगा, सिर्फ इसलिए कि इतिहास जो है सिर्फ किताबों में कुछ गलत लिखने से या कहीं पे कुछ गलत प्रचार कर लेने से बिगड़ता नहीं है। और मैं इस बात से बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि 7 तारीख को हमारा उजास हमेशा हर रविवार को, पहले रविवार को होता है, मगर इस समय दिवाली, छुट्टी, छठ के माहौल में हमने इसको 7 से एक हफ्ता डिले करके 14 को कर दिया था। और कितना अच्छा ये संयोग है कि 14 नवंबर से हमें बच्चे याद आते हैं, और बच्चों के लिए एक फुले दंपति से ज्यादा और किसने किया होगा। मैंने बच्चों के लिए जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने किया, वो करना तो अपने आप में ऐसा ऐतिहासिक काम सिर्फ बोलने की बात नहीं है। वो जिंदगियां जो उन्होंने दी हैं आज वो खिल रही होंगी सब तरफ फूलों के रूप में। और समाज के वो बच्चे भी, जो इतनी बड़ी बात है कि उस समय, जिस समय उनको जीने का भी हक है, सामाजिक की चेतना तब अब तक यहाँ भी नहीं पहुंची थी, वो बच्चे भी आज पता नहीं कितनी खुशबुएं बड़े होके कहाँ कहाँ जाके दुनिया के किस कोने में बिखेर रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम 14 नवंबर को उनको याद कर पा रहे हैं। 14 नवंबर पे सावित्रीबाई फूले के बारे में हम अनीता भारती जी से सुन रहे हैं। अनीता भारती जी के बहुत ज्यादा पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पुरस्कार का जिक्र करूंगी क्योंकि सारी चीजें पोस्ट में मौजूद है कि सावित्रीबाई फूले पुरस्कार भी इनको मिला है। उसके बाद मैं सिर्फ इनके कुछ रचनाओं का नाम लेके इनकी 2 कविता पढ़ने के साथ मैं आप लोग से विदा लूंगी, और उसके बाद फिर मैं पूरे टाइम बनी हुई हूँ अनीता भारती जी आपके साथ। अगर आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत पड़े तो मैं पूरे टाइम यहीं मौजूद हूँ, और उसके बाद में फिर दोबारा आऊंगी आपकी टिप्पणियां, आपके प्रश्न पढ़ने, उनको अनीता भारती जी तक ले जाने। तो ये समाजकर्मी भी हैं, ये खुद भी शिक्षक हैं, खुद भी बहुत सारे बच्चों की व्यक्तित्व के विकास में लगातार लगी हुई है समाजकर्मी और शिक्षिका के रूप में। साहित्य के विभिन्न विधाओं पर लिखती हैं, कविता, कहानियां, आलोचना, संपादन लगभग सभी विधाओं से जुड़ी हुई हैं। युद्धरत आम आदमी की एक विशेषांक स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण निकला था, उसका अतिथि संपादन इन्होंने किया। अपेक्षा पत्रिका की काफी समय तक उपसंपादक रही। कृतियों के नाम इनके हैं समकालीन नारीवाद और दलित स्त्री का प्रतिरोध, एक थी कोटे वाली संग्रह, कहानी संग्रह, पहली वाली आलोचना पुस्तक है। एक कदम मेरा भी इनकी कविता संग्रह है। रुखसाना का घर कविता संग्रह है। यथास्थिति से टकराते हुए, दलित स्त्री जीवन की जुड़ी कहानियां, संयुक्त संपादन इसका किया।
यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कविताएं और जीवन से जुड़ी आलोचना, इसका संयुक्त संपादन इन्होंने किया। सावित्रीबाई फुले की कविताएं, इनका संपादन इन्होंने किया और इनकी आत्मकथा का नाम है छूटे पन्नों की उड़ान। एक कदम मेरा भी, इस संकलन से मैं इनकी 2 छोटी सी कविताएं पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पुरस्कारों के नाम की सूची जितना टाइम लेगी उतने में मैं इनकी बानगी दिखा दूं भाषा की। एक कविता मैं उड़ान पढ़ूंगी, दूसरी वैसे इनकी बच्चों की कई कविताएं मुझे मिली बच्चों पर लिखी हुई, पर मैंने सोचा कि हम मलाला पे लिखी हुई 2 कविताओं में से एक पढ़ लेते हैं। जब इन्होंने वो कविता लिखी होगी तब मलाला बच्ची ही रही होगी, अभी तो उनकी शादी की और उपलब्धियों की खबरें आती रहती हैं। तब उनको गोली लगी थी, है ना? हाँ। तब उनको गोली लगी थी ना, गोली मारी गई थी जी। उड़ान, उसे कितना भी बांधो घर बार के खूंटे से, भांड बर्तन कपड़े लत्ते प्यार स्नेह के बंधन से, या फिर अपनी उदित अभिशप्त आलिंगन में, पर वह इनमें बंद कर भी उनिंदी विचरेगी सपनों की दुनिया में, जहां वह दिल की गहराइयों से महसूसती है और जीती है मुक्त जीवन, एक अल्हड़ प्यारी सी जिंदगी। हरी नम धूप, गर्म मीठी धूप, पहाड़ों की ऊंचाई, तितलियों की उड़ान, चिड़ियों की चकबकाहट, सब उसके अंदर छिपा है। हिरनी सी कुलाचे मार बैठ बादलों की नाव में, झट से उड़ जाएगी तुम्हारे मजबूत हाथों से, बर्फ सी फिसल जाएगी तन मन से स्वतंत्र वह मुक्ति गीत गाएगी। गुलामों की परिभाषा कभी नहीं गढ़ेगी अपनी आंखों में पले आजादी के स्वप्न बीज से हर आंखों में अंकुर जगाएगी। तो ये बहुत अच्छी कविता है कि इसमें आजादी के अंकुर सब तरफ फैलेंगे, इसकी शुभेच्छा और उम्मीदें भी हैं, और गुलामी के वो सारे चीजों को भी जोड़ा गया है जो प्रेम के रूप में जो गुलामी आती है, प्रेम के रूप में जो स्वामित्व आता है, उन सूक्ष्म बंधनों की भी इसमें बात की गई है। मलाला के लिए 2 कविताओं में से दूसरी पढ़ रही हूँ, बिटिया मलाला के लिए। सुनो गिद्धों सुनो, नहीं मैंने दूसरी पढ़ी थी, चलो यही सही। सुनो गिद्धों सुनो, तुम लाख फैलाओ अपने पंजे, नहीं जकड़ पाओगे उस नन्ही चिड़िया को, उसके इरादे हिम्मत और जज्बे को। सुनो तुम बहुत डरपोक हो, नहीं देते तुम तर्क का जवाब तर्क से, नहीं सुनते तुम हक की बात हक से, तुम्हारे लिए हक बराबरी सबका मतलब सिर्फ तुम्हारा रहम है, ताकि तुम्हारे खौफ की सत्ता कायम रहे, ताकि एक भ्रम की सत्ता कायम रहे। शिक्षा पहचान स्वतंत्रता तुम्हारे लिए अपनी मौत या मौत के फरमान से कहीं ज्यादा खतरनाक वे सुबहें हैं जिनसे उन अंधेरों का वजूद मिट जाए जिनकी वजह से तुम्हारे खौफ की सत्ता कायम है। सुनो स्वाद घाटी पर मंडराते गिद्धों, तुम्हारे सच के अलावा कुछ और भी सच है जिसे तुम सुनना नहीं चाहते, जिसे किसी जिंदगी के गीत की तरह सारे जहां के बच्चे गा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी कविता है और हमें मालूम है कि अनीता भारती जी हमारे लिए ऐसे बहुत सारे सच लाएंगी जिन सच को लोग सुनना नहीं चाहते, और उनमें से कुछ सच को सुनने के लिए जिन्होंने कान पैदा किए हैं उनमें से बहुत एक बड़ा नाम अनीता भारती जी भी हैं। मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत सम्मान के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका अनीता जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको मुझे बुलाने के लिए। उजास मायनों के बहुत ही खूबसूरत, पहले तो मैं कहूँगी ये नाम है क्योंकि ये सावित्रीबाई फुले से एकदम जुड़ता है, और दूसरा मैं जो विधु बैटन जी के उस पर जो ये ग्रुप बना है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं सबसे पहले उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, पुष्पांजलि। और ये एक कार्यक्रम बहुत सुंदर आप संचालित करें और बहुत अच्छा चले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चूँकि आज विषय है
सावित्रीबाई फूले का। और आपने सही कहा कि सावित्रीबाई फूले जो है वो बच्चों के प्रति बहुत समर्पित थी। और आज बाल दिवस भी है, तो आज से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता सावित्रीबाई फूले पे बात करने के लिए। इसलिए मैं आपका एक बार फिर 14 नवंबर को आपने मुझे इस मौके पे बुलाया। और हम अक्सर जो है वो ज़्यादातर हम जिन लोगों की बात करते हैं बच्चों के संदर्भ में, सावित्रीबाई फूले को आपने नए मायने से बच्चों से जोड़ करके आज जो कार्यक्रम रखा है, बहुत ही मैं इसके लिए मुझे लगता है कि आपने भी एक बहुत सुंदर आइडिया दिया है कि 14 नवंबर को सावित्रीबाई फूले के प्रति हमें अपना आभार प्रकट करना चाहिए। जैसे हम चाचा नेहरू का करते हैं, वैसे सावित्रीबाई फूले का भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस वक़्त 18 स्कूल एक के बाद एक खोले बच्चों के लिए। अगर कोई मैं ये कहूँगी कि अगर कोई बच्चों के लिए स्कूल जैसी चीज़ खोलने का प्लान करता है, तो वो बच्चों का सबसे बड़ा हिमायती तो होगा ही। और मैं अब अपना वक्तव्य शुरू करूँगी। देखिए, सावित्रीबाई फूले का जो हम कहेंगे कि जो उद्भव है, जिस समय सावित्रीबाई फूले ने काम करना शुरू किया, वो 1848 का टाइम है। और 1848 से लेकर के उन्होंने 1853 तक, 52-53 तक उन्होंने 18 स्कूल, सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर के एक के बाद एक 18 स्कूल खोले। ये हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम ऐसा सोचेंगे। हमारा तो एक स्कूल खोलने में शायद दम फूल जाए, लेकिन वो फूले दंपति जो थे वो इतने, मैं कहूँगी कि बहुत ही सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्ति ये एक दृष्टि रख सकता है कि वो स्कूल खोलने जैसा करे। और स्कूल में बच्चों के साथ उन्होंने बड़े लोगों को भी पढ़ाने की सोची। और सबसे पहले जो स्कूल खोला उसमें 6 बच्चियाँ थीं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो पूरा रुझान था वो ये था कि जिस तरीके से लड़कियों की शिक्षा पर बंधन लगा हुआ था, उस बंधन को उन्होंने तोड़ने का काम किया। जब वो स्कूल खोल रहे थे तो उनके ससुर को, सावित्रीबाई फूले के ससुर को, जो उस समय पुरातन पंथी समाज था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू जो है और तुम्हारा बेटा जो है वो स्कूल खोल रहा है लड़कियों के लिए और इसमें तमाम तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम्हारी पीढ़ियाँ 9 पीढ़ियाँ नरक में जाएँगी। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस तरह का काम अपना करोगे तो तुम्हारी 9 पीढ़ी नरक में जाएँगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इस तरीके से कहने का मतलब है 9 पढ़ाने से 9 पीढ़ियाँ नरक में नहीं जाएँगी, ना पढ़ाने से 9 पीढ़ियाँ नरक में जाएँगी। मेरा मानना ये है कि शायद वो इस बात को रोकना चाहते थे कि एक जो वंचित तबका है, एक जो उसमें शिक्षा ना आए। लेकिन सावित्रीबाई फूले सिर्फ़ वंचित तबके के लिए काम नहीं करी थी, उस पहली पाठशाला में तमाम तबके के बच्चे थे। मतलब उसमें जो है वो उच्च वर्ग के और निम्न वर्ग सब बच्चे थे वो। तो उनकी निगाह में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि वही वो जो है वो उच्च वर्ग के बच्चों को भगा देंगी या काम नहीं करेंगी या उनको पढ़ाएँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए बच्चे तो बच्चे ही थे। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि बच्चों तुम्हें पढ़ना होगा, बच्चों तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी क्योंकि इंग्लिश जो है प्रगति का रास्ता खोलती है। और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो सिर्फ़ एक भाषा नहीं है। और अगर भाषा होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भाषा जब एक किसी तरक्की का माध्यम बन जाए, किसी की उन्नति का माध्यम बन जाए या किसी के रास्ते रोकने का माध्यम बन जाए, तब वो एक भाषा नहीं रहती, वो एक सत्ता का प्रतीक होती है। तभी उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी होगी, अंग्रेजी मैया का दूध पीना होगा और अंग्रेजी पढ़नी होगी। तो सावित्रीबाई फूले का जो पूरा विज़न था, वो एक स्कूल के साथ-साथ मतलब एक स्कूल वाला तो उनका विज़न था ही, और वो इतना पावरफुल विज़न था कि उसको रोकने की बहुत कोशिशें की गई। अब ये एक बड़ी प्रसिद्ध उनकी उनकी बात तो सभी जानते हैं कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी वो बगल में दबा के ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में उन पे गोबर पत्थर पड़ते थे और वो उससे फिर वो जाकर के अपने कपड़े बदल के पढ़ाती थी। सोचिए कि एक 17 वर्षीय लड़की, 17, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 16-17 ही साल की थी। एक 17 साल की बच्ची, वो मैं बच्ची ही कहूँगी कि 17 साल की बच्ची जो अपने बगल में साड़ी दबा कर के किस जज़्बे से वो जा रही है पढ़ाने के लिए, और तमाम तरह के लोग उनको रोक रहे हैं कि पुरातन पंथी के ना पढ़ाने जाए, ना किसी तरीके से पहुँचे। बल्कि एक बार तो उनको एक रास्ते में गुंडे ने भी रोका, तो उन्होंने उसको एक कस के थप्पड़ मारा था। तो ये इस तरह की बातें मुझे लगता है कि जो जब लोगों ने समाज बदलने की कोशिश की, तो एक नए उजालों को जन्म दिया और वो उजाले उस
युग तक कभी भी सिमट के नहीं रहे। वो उजाले पीढ़ियों दर पीढ़ी पहुँचते-पहुँचते हमारे पास पहुँचते हैं। ये जो उनकी ताकत है, ये जो उनकी ऊर्जा है, ये जो प्रेरणा है, ये जो काम करने की शक्ति है, ये हमारे पास लगातार पहुँचती है। और मैं अपने आप को बड़ा मैं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सावित्रीबाई फुले की मतलब विरासत, मैं उनकी बेटी हूँ या डॉक्टर अम्बेडकर की बेटी की तरह मानती हूँ। इन लोगों ने हमारे जीवन में जो उजाला भरा कि भई आप पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, काम करो, जीवन भर काम करो, रुको नहीं। सावित्रीबाई फुले ने लगभग सावित्रीबाई फुले का काम जो है वो 60 सालों का काम है। अब लगातार कोई व्यक्ति देखिए 17 साल से अपनी उम्र में काम शुरू करके जब तक मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने काम किया। उन्होंने जो थे वो स्कूल खोले, उन्होंने जो थे वो अनाथ आश्रम, जो उन्होंने जो अन्न भंडार गृह खोले, उन्होंने सिर्फ़ अन्न भंडार गृह नहीं खोले, उन्होंने औरतों को ऑर्गेनाइज़ किया, तमाम तरह की तमाम वर्गों की औरतों को ऑर्गेनाइज़ किया, उनको इकट्ठा बैठाने की कोशिश की, उनके जो जाति भेद और धन भेद को भुला कर के इकट्ठा बैठाने की कोशिश की। उन्होंने विधवाओं पर जो अत्याचार होते थे उनके खिलाफ काम किया। मुझे लगता है कि जो सावित्रीबाई फुले की जो दृष्टि थी, मैं एक घटना बताऊँ, जब आप जानते हैं जैसे कि जब विधवा हो जाती हैं, तो आपने प्रेम रोग फ़िल्म में भी देखा होगा कि किस तरीके से अगर कोई कम उम्र में विधवा हो जाए या बड़ी उम्र में तो उसके बाल काट दिए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रतीक है औरत होने का वो उसके बाल है। सबसे पहले उसके बाल मूड़े जाते हैं, फिर उसके कपड़ों का रंग छीन लिया जाता है, सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं और तमाम तरह के जो उसके शौक की चीज़ें हैं, चाहे वो जो भी हो, वो सब उतार के उसको एकदम एकदम जिसे कहेंगे निर्जीव व्यक्ति की तरह जो है वो उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उन दिनों अपने उधर के तमाम नाइयों की एक मीटिंग की और उनको ये कहा कि उनको कन्विंस किया कि आप बाल नहीं काटेंगे, और नाइयों ने ये तय किया कि वो बाल नहीं काटेंगे। और मैं इस बात को बहुत प्रेरणा के रूप में इसलिए लेती हूँ कि देखिए 150 साल पहले, 150 पौने 200 साल पहले जब एक औरत इतना गंभीर तरीके से सोच करके एक सामाजिक मीटिंग लेना, मतलब एक वर्ग की सामाजिक मीटिंग लेकर के बताना कि भई आप इससे महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं की स्थिति नीची होती है, उनके प्रति संवेदना दिखाने की जगह आप उनके वो करते हैं, तो नाइयों ने डिसीज़न लिया कि वो नहीं काटेंगे। और ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी बात है। लो लग सकती है एक छोटी बात, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक महिलाओं के समर्थन में एक दूसरा तबका, जो शोषित तबका है, वो भी उसके समर्थन में जुड़ता है। तो सावित्रीबाई फुले का जो है वो चाहे वो स्कूल चलाएँ, चाहे वो अन्न के जब अकाल पड़े तो अन्न के अपने जो है वो अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें, या फिर जो है वो उनका एक और बड़ा काम है वो है अंतरजातीय विवाह का। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले, कभी-कभी हम अपने से अगर कंपेयर करते हैं तो मुझे कई बार लगता है कि हमसे भी ज़्यादा सामाजिक रूप से सक्रिय थी। जबकि हमारी अब तो बहुत पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं और बहुत बदलाव आए हैं समाज में, बहुत आधुनिकीकरण हुआ है, बहुत तरह की चीज़ें आई हैं, बहुत सुविधाएँ मिली हैं। लेकिन वो सावित्रीबाई फुले इतने साल पहले जब अंतरजातीय विवाह में, एक उनका उदाहरण है कि एक अंतरजातीय विवाह हो रहा था, तो वहाँ पर ये पूरा कपल को, जोड़े को मारने के लिए तैयार थे, तो सावित्रीबाई फुले जाकर के उस जोड़े को बचाती हैं। तो उनका भाई उस वक़्त कहता है कि तू जो है वो ये सब गलत कर रही है, क्योंकि उसका भाई, जैसे हम कहते हैं ना कि परिवार में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और उनकी फैमिली का तो विचार बदले, लेकिन उनका भाई वैसे ही रहा। तो अपनी वो कहता है कि तूने तो जो है ना बहुत नाक कटाई हुई है परिवार की और ये सब करती है। तो सावित्रीबाई फुले उस समय उसको जवाब दे रही कि तू भट लोगों के, भट यानी उस समय के जो ठेकेदार है, ब्राह्मण जो भी है, ब्राह्मण है, कि तुम उनके कहने में आकर के जो है वो गलत बातें बोलते हो, अपने भाई को डाँटती है वो। और वो शादी कराती हैं, इंटरकास्ट मैरिज कराती हैं, और ये इंटरकास्ट मैरिज कराने का जो बात है, वो एक साधारण बात नहीं है, वो एक असाधारण बात इसलिए होती है कि जब हम एक समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, तो हम ये मानते हैं
कि समाज में उस तरह के संबंध होंगे जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम अक्सर जो है ना असमानतामूलक समाज की पहचान यही है कि रोटी-बेटी का संबंध नहीं होता। ब रोटी का तो चलो मुझे लगता है कि थोड़ा, लेकिन लोग अपनी बेटी को नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक टप्पा है कि बेटी जाएगी तो उसकी जात बदल जाएगी, लड़का किसी लड़की को लाता है तो उसकी जात नहीं बदलेगी, वो तो लड़के की जाति की हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की कहीं किसी निम्न वर्ग में जाती है तो उसकी जाति बदल जाएगी। तो ये एक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है जो इस तरीके से हमारे यहाँ काम करती है। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इस ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के खिलाफ भी हमला बोला, अंतरजातीय विवाह को करा करके। तो एक उनका काम इसमें भी है। अच्छा, अब उनका जो एक रूप है वो ये भी है कि वो एक बहुत बड़ी कवित्री थी। और देखिए उनकी जो मात्र 22 साल की उम्र में एक कविता संग्रह उनका आ चुका था, और काव्य फूले। तो उनकी जो कविता आई, तो अगर हम उनकी कविताओं का रेंज देखें तो वो इतना बड़ा कविताओं का रेंज है। वो प्रकृति पे भी कविताएं लिखती हैं, वो अपने इतिहास के ऊपर भी, जिस इतिहास को भुला दिया गया जब, उसके ऊपर भी कविताएं लिखती हैं। वो बच्चों के लिए छोटी नाटिकाएं भी लिखती हैं, वो लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो मतलब उनकी कविताओं का रेंज इतना बड़ा है जो कि मुझे लगता है आज भी हम उस किसी कवि में इतना बड़ा रेंज नहीं देख पाते हैं। कि वो चंपा के फूल पे लिखेंगी, वो तितली पे लिखेंगी, वो लेखक पर कविता लिख रही है, लेखक के छद्म पर कविता लिख रही हैं कि, और वो बच्चों को पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो शूद्र लोगों को कह रही है कि अपने गुलाबी की जंजीरें छोड़ दो, तुम जिस धर्म में बंधे हो उस धर्म के बंधनों को तोड़ दो। वो लोगों को कहती है कि तुम खेती करते हो तो अच्छे से खेती करो। मतलब उनकी कविताएं जो है बहुत खूबसूरत कविताएं हैं। तो मैं ये कहूँगी कि उनका जो एक पूरा बहुत बड़ा दायरा है, और एक सिर्फ एक शिक्षिका का नहीं है, वो एक सामाजिक क्रांतिकारी है, वो एक दार्शनिक है, वो एक मार्गदर्शक है, और एक पहली टीचर है, पहली प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल भी हम इसलिए कि वो टीचर होने के साथ साथ वो कई स्कूलों का प्रबंध करते हैं, उनकी हेड है वो। और उन्हीं के कुछ जो स्टूडेंट है वो बहुत 2 स्टूडेंट को मैं जानती हूँ, मतलब उनके बारे में जो निकले। एक तो मुक्ता साल्वे है, जिसने की उनकी स्टूडेंट जो जिसने की 3rd क्लास में, तीसरी क्लास में मात्र 11 साल की उम्र में, 11-12 साल की उम्र में एक ऐसी चिट्ठी लिखी कि दलितों महारों की दशा, कि वो चिट्ठी जो थी वो अखबार में पब्लिश हुई, और वो चिट्ठी बहुत ही प्रसिद्ध है। और उसमें उस बच्ची ने, तीसरी क्लास की बच्ची ने अपने ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने समुदाय के ऊपर, शूद्रों पे होने वाले, दलितों पे होने वाले अत्याचार की गाथा को लिखा है। और जब वो जो इंस्पेक्शन करने के लिए, जो फंक्शन में शामिल होने के लिए जब जो अंग्रेज ऑफिसर आते हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि तुमने इतना अच्छा पढ़ा, मैं तुम्हें चॉकलेट देना चाहता हूँ। तो वो ये कहती है कि मुझे चॉकलेट नहीं, मुझे लाइब्रेरी चाहिए, हमें लाइब्रेरी चाहिए। तो सोचिए कि सावित्रीबाई फुले की जो शिष्याएं थी, उसमें एक जाईबाई चौधरी है और एक 2 व्यक्ति जो मुक्ता साल्वे, दोनों बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो पर्सनैलिटी हैं। जाईबाई चौधरी ने बाद में खुद अपना बच्चों के लिए स्कूल खोला, और आज भी वो स्कूल एग्जिस्ट करता है। वो अब 12वीं तक स्कूल हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इस तरीके से हम ये देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है वो मैं कहूँगी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है। बहुआयामी, कि उनके जीवन का कोई एक ऐसा आयाम नहीं है जो हम ये कहें कि वो यहाँ तक सीमित है। उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और उनकी अगर हम उनकी जो पूरा साहित्य जो है, उनका पूरा साहित्य, पूरा व्यक्तित्व, पूरा दर्शन उनका जो है वो अंधविश्वास के खिलाफ है, अज्ञानता के खिलाफ है, वो कुरीतियों के खिलाफ है, वो जो भेदभाव के खिलाफ है, वो अनपढ़ता के खिलाफ है। तो ये हम देखते हैं कि, और सावित्रीबाई फुले को बहुत लोग ये मानने लगे कि, अक्सर हमारे समाज में ये धारणा बनी हुई है कि अगर पति पत्नी दोनों राइटर हों या सेम जॉब में हों, तो ये सोचते हैं कि भाई पत्नी का जो काम है वो पति करता होगा, वो उसके लिए लिखता पढ़ता होगा। ये भी हमारे अभी तक समाज में। तो सावित्रीबाई फुले, जब ज्योतिबा फुले की 1891 में डेथ होती है, तो उसके बाद 7 साल तक सावित्रीबाई फुले पूरा सत्य शोधक समाज को संभालती हैं। और अंत में जो है वो ये भी जब जो 1897 में जो प्लेग फैला था,
और प्लेग में जब वो मतलब उनकी देखिए मैं ये कहती हूँ कि ऐसा सामाजिक व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ है कि वो एक प्लेग ग्रसित दलित बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के हॉस्पिटल ले जाती हैं और वहीं उनको प्लेग होता है और उनसे उनकी भी डेथ होती है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो जिसका जैसा सोचता है वैसा ही जीवन जीता है। आज हमारे समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिस विचारधारा से जुड़े हैं उस विचारधारा को, उस थिंकिंग को पालन करके अपना जीवन जीते हों। जब आज की दुनिया में जो कॉमरेड जैसा जीवन नहीं जीते, जो अम्बेडकरवादी वो अम्बेडकरवादी जैसा जीवन नहीं जीते, जो स्त्री वादी है वो स्त्रीवादी जैसा जीवन नहीं जीते, है ना? लेकिन सावित्रीबाई फूले उस वक़्त इतने साल पहले जब सुविधाओं का अभाव था, जब पूरा ब्राह्मणी जकड़न में था समाज, पूरा जातिवाद में घिरा था, पूरा स्त्रियों के अगेंस्ट था, तब उस समय सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले वो जीवन जीते हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पथ प्रदर्शक को जीना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सावित्रीबाई फूले हमारे अंदर एक उजाला, एक किरण की मतलब उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और मैं तो व्यक्तिगत तौर पे सावित्रीबाई फूले से बहुत प्रेरणा लेती हूँ और शायद मुझे लगता है कि मैं जो बच्चों के लिए इतना मतलब बच्चों के लिए जो मेरे मन में इतना जो स्नेह या मैं कहूँगी मेरी जॉब जो है वो स्कूल में है, वो मुझे लगता है सावित्रीबाई फूले से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और हमें कैसे बेहतर होना चाहिए अपने काम में और किस तरीके से हमें अपने आप को काम में लगाना चाहिए, ये हमें प्रेरणा सावित्रीबाई फूले से मिलती है जो एक लगन से काम करती है, हर क्षेत्र में काम करती हैं। अगर जो मैं ये कहूँगी कि जो ढोंग होता है, वो ढोंग बहुत दिन तक नहीं चलता। अगर मैं समाज सेवा का ढोंग करूँ या मैं किसी को पढ़ाने का वो करूँ या मैं करूँ, अगर अगर हमारे अंदर कमिटमेंट है तो वो जीवन भर चलेगा। मान लो एक चीज़ मैंने सोच ली कि मुझे ये करना है, तो वो एक अगर मैं कमिटमेंट से करती हूँ तो उसके पीछे एक दर्शन होता है। उसके पीछे एक पूरी वैचारिकी होती है, एक समझ होता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे एक ऐसे समतामूलक समाज के लिए काम करना है, जिसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा, तो मैं एक बहुत छोटा समाज के एक सबसे छोटा व्यक्ति होते हुए भी अपना योगदान मैं दे सकता हूँ किसी भी तरीके से। मैं अपने घर में काम करने वालों के प्रति, जो मेरे यहाँ झाड़ू-पोछा करने आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति मैं बहुत अच्छा व्यवहार रख के और उनके प्रति जो है, उनका जो हक है, वो दे कर के भी अपना फर्ज निभा सकता हूँ। और उनको एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करके, उनकी सपोर्ट करके, उनकी मदद करके भी मैं ये देखती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो एक छोटी-सी भी एक अच्छी भावना रखता है कि मुझे जो है सब मनुष्य बराबर है। कोई छोटा-बड़ा नहीं है, सब एक जैसे हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध, ईसाई हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो सांवले हों, चाहे गोरे हों, चाहे औरत हो, आदमी हो। अगर हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग है कि सब बराबर हैं, तो हमारा एक छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा प्रयास बन जाता है। अगर हम एक बच्चे को भी शिक्षा दे देते हैं, सावित्रीबाई फूले ने तो पता नहीं कितने हज़ारों बच्चों को शिक्षा दी उनसे प्रेरित होके, लेकिन हम अगर एक बच्चे का, एक पड़ोसी का, किसी का भी थोड़ा-सा हम मॉरल सपोर्ट कर दें, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दें, उसको उसके जीवन में थोड़ा उजाला भर दें किसी तरीके से, तो वो एक मुझे लगता है कि यही सावित्रीबाई फूले का दर्शन है। यही वो सिखाती हैं कि हमें जो है वो समाज को देखिए समाज कभी भी जो है वो समाज में लगातार काम करने की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई कर ली, मैं एक अच्छी पोस्ट पे आ गई, एक मेरा रुतबा बन गया और मैं लाखों रुपए कमा रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत तरक्की हो सकती है लेकिन मेरे समाज की तरक्की नहीं है। मेरे समाज की तरक्की तो सब लोगों के मिलने से होगी। अगर मैं जाकर के मैं बहुत अच्छे बंगले में रहने लगूँ, बहुत अच्छी-अच्छी महँगी गाड़ियाँ, तो ये मुझे क्या सैटिस्फैक्शन देगा? नहीं देगा। और ये तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये तो सभी कर रहे हैं, सब अपनी आपाधापी में लगे हैं कि सबको करना लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हम अपने साथ समाज को कैसे लेके चलते हैं।
और अगर हमें ये देखना है कि समाज को कैसे लेके चलते हैं, तो वो हमें सावित्रीबाई फुले को देखना चाहिए कि वो कैसे समाज को लेके अपने साथ चलती हैं। एक उनकी कविता है जिसमें वो बच्चे जो है वो लड़कियां खेल रही हैं, वो लड़कियों से कहती है, ये बाल गीत है ये, कि आओ बच्चों चलो स्कूल। तो उसमें एक बच्चों का ग्रुप कहता है हम स्कूल क्यों जाएं, हमें स्कूल जाने से क्या मिलेगा, इससे अच्छे तो हम सड़क पे खेल ही लेते हैं। दूसरा ग्रुप कहता है कि हम जो है भाई पहले हम अपनी माँ से पूछेंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे, हमें अपने घर का काम करना है। तो देखिए सावित्रीबाई फुले का स्टेटमेंट देखिए, सावित्रीबाई फुले स्टेटमेंट देती है कि सबसे पहले पढ़ाई, फिर घर का काम, और घर का काम तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले पढ़ाई है और पढ़ाई हमको मुक्त करती है। तो वो बच्चों को देखिए उस वक्त जो है वो सावित्रीबाई फुले का ये बोलना है कि सबसे पहले पढ़ाई, फिर दूसरे काम। तो आज जो हम देख रहे हैं वो ये जो दृष्टि है, ये धीरे 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 लोगों में आ रही है। और मुझे लगता है जो हमारे यहाँ जो लड़कियों की जो एजुकेशन में प्रोग्रेस है, जो थोड़ी बहुत जो भी प्रोग्रेस है, बेशक हमारे ग्रामीण इलाकों में और हमारे जो उधर है वो कम है, लेकिन जो शहरी इलाकों में जो प्रोग्रेस दिख रही है, जो दिख रही है, वो कई उस समय से लेके कई गुना बढ़ गई है। और ये सावित्रीबाई फुले की दृष्टि का परिणाम है कि बहुत सारे लड़कियों के कॉलेज हैं, लड़कियों के स्कूल हैं, लड़कियों के इंस्टीट्यूट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इनके पीछे सावित्रीबाई फुले की दृष्टि है। और दुख की बात ये है कि एक हमारी एक इतनी अच्छी विचारक के नाम पे हम कुछ नहीं करते। मतलब अब दुख की बात ये है कि भाई हमारे यहाँ जो है हमारे जितने सामाजिक विचारक रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, उनके नाम पे ये बनेगा, मूर्तियाँ बनेंगी, तमाम तरह के, लेकिन सावित्रीबाई फुले को के नाम पे नहीं है। और उनको मुझे लगता है कि जो हम भारत रत्न की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले क्या भारत रत्न क्या है सावित्रीबाई फुले के सामने? भारत रत्न कुछ भी नहीं है। और हमने आज तक उनको एक तरह से उनको वो दर्जा नहीं दिया। एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताऊं कि अगर किसी को जांचना हो कि वो व्यक्ति जो है वो जाति को मानता है या नहीं, या तो सावित्रीबाई वो जो उसके परिवार में जो शादियां होती है वो हम देख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, यशवंत राव। और वो बच्चा जो था, आपको जैसे पता है पहले जो थी वो बहु पत्नी विवाह थी, मतलब एक आदमी कईयों से भी शादी करता था, या छोटी उम्र में औरत विधवा हो जाए तो उसको पति मर गया तो विधवा जो है वो उसको घर के जो बुजुर्ग, घर के जो अन्य आदमी है वो उसको इस्तेमाल करते। तो ऐसे ही ये कहानी है कि काशीबाई को जब वो विधवा काशीबाई जब प्रेग्नेंट हो गई तो वो मरने जा रही थी, तो ज्योतिबा फुले उसको सर पे हाथ रखते, उसको बचाते, वो कहते तुम मेरी बेटी की तरह हो, और अपने घर लाते। उनसे जो उनका बेटा होता है काशीबाई से, वो उसको अडॉप्ट करते हैं, यशवंत राव। और मैं यशवंत राव के बारे में बताऊं कि वो यशवंत राव को डॉक्टर बनाते हैं, और ये वही डॉक्टर है जो प्लेग का इलाज करता है, और ये वही डॉक्टर है जिसकी पहली अंतर जातीय शादी होती है, सावित्रीबाई फुले कराती है। तो हम ये देखते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके वैचारिक जीवन में कहीं भी मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता। और यही एक प्रेरणा की बात होती है। हम जो हमारे सामने बहुत सारी लोग आए चले गए, लेकिन कुछ लोग हमें क्यों याद रहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि उनके सामाजिक जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई फर्क नहीं होता। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जीवन भी ऐसा ही है। उनके जीवन में कोई भी ऐसा हम फर्क नहीं देखते जो हम ये कहें कि आप मतलब ये कहते कुछ और थे, करते कुछ और है। तो दोनों का जीवन इतना प्रेरणादायक है, अगर हम उनकी कहानी भी पढ़ लें तो मुझे लगता है हमारे जीवन में इतनी मजबूती आ जाती है, इतनी मजबूती आ जाती है कि हम तमाम तरह की बाधाओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। और हमारे जीवन में जो व्यक्तिगत कठिनाइयां, उनसे भी हम जी अगर हमारी ये जो, जैसे मैं वही कह रही हूँ कि सावित्रीबाई फुले जो है, जब मैं उनका सोचती हूँ तो मुझे लगता है हमारी लाइफ में क्या कठिनाइयां, हम तो आराम से अपनी नौकरी पे जा रहे हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले को सोचो, जो एक साड़ी लेके जाती थी, गोबर पत्थर पड़ते थे, फिर उनको गुंडे उनके घर में घुस जाते थे, उनके सामान में, उनके घर में घुस के चोरी कर लेते थे, उनके घर पे पत्थर फेंकते थे। हमें तो ये कुछ झेलना नहीं पड़ रहा, फिर भी हम उनके जितना काम क्यों नहीं कर पाते? तो ये काम करने की जो दृष्टि है, जब हमारे अंदर विकसित हो जाएगी कि मुझे एक काम करना है,
मुझे तो भाई कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, जो सावित्रीबाई फुले जैसा जीवन जीना है, उसका 1 इंच भी हम जी लेंगे तो मुझे लगता है हमारा जो है वो, हम तमाम तरह के जो सामाजिक लोग हैं, जो लेखक लोग हैं, जो विचारक लोग हैं, उनके जीवन में कुछ चेंज आएगा। और सावित्रीबाई फुले की जो एक कविता है बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कहें तो मैं उनकी जो है कुछ कविताएं मैं उनकी सुनाना चाहूंगी। बहुत अच्छी उनकी कविताएं हैं। और उन्होंने जो है वो 2 किताबें उनकी हैं, कहानी संग्रह। एक तो उन्होंने काव्य फूले लिखा और एक ज्योतिबा फूले पे भी 52 कशी लिखा। उनके लाइफ पर 52 पद उन्होंने लिखे हैं, तो 52 कविताएं हैं वो। तो सावित्रीबाई फुले की जो है वो ये कहना कि भाई सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रेरणादायक लगता है। और मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन इसलिए है क्योंकि हमने एक दिन बच्चों के लिए समर्पित किया हुआ है, और जिसकी हम बात करें उसका तो जीवन ही बच्चों के लिए समर्पित था। तो मुझे उम्मीद है कि वे जो है वो आज का प्रोग्राम जो हम बिंदु जी को जो समर्पित सावित्रीबाई फुले की जितने भी जो सदिच्छाएं हैं, जो उनका जो काम है, उसमें जो हमारी जो बेटी है विधु, उससे जो उनका जो थोड़ा एक वो है, मैं कहूँगी कि उनके व्यक्तित्व का जो एक छोटा सा हिस्सा जो विधु जी में था, जो काम कर रही थी, तो वो एक बहुत अच्छा मौका बन गया आज बात करने का। ये देखिए मैं जो है देखिए उनकी क्योंकि जब बात चल रही है तो मैं उनकी कुछ कविताएं 5-7 मिनट में ये खत्म कर दूंगी, फिर जो सवाल होंगे मैं उनको देखूंगी। चंपा का फूल। पीला पीला चंपा जैसे हल्दी हो रंग का, खिला इतना कि आंखों में छवि बस जाए। मनमोहक सुनहरी चमक लिए प्रकृति का गहना मन मोह लेता चंपा। रंग चिताकर्षक, रूप सलोना, फीनी सुगंध तनमन को मस्त कर देती। शिव के सत्य जैसा उसमें अंश अनोखा, सुंदरता का अप्रतिम दिखे प्रतीक। संकल्प सिद्धि का, धैर्य हल्दी का, त्याग गुणों का अनुपम मेल। रति क्रिया में मस्ती उड़ेले, वैसे ही मस्त चंपा कवि से खेले। हृदय मन भाव में प्रवेश करके चंपा कवि का सृजन हेतु करती प्रेरित। नाक नयन रसिकों के मन को तृप्त करके चंपा का फूल अपने जीवन को उत्सर्ग कर मुरझा जाता स्वयं, छवि आंखों में छोड़। ये देखिए प्रकृति की कितनी खूबसूरत कविता है। और ऐसे ही उन्होंने गुलाब पर, चमेली पर, और खिलती कलियां, फूलों की कलियां, तमाम तरह की मानव प्रकृति और सन की कवि और कविता। बालक को उपदेश, देखिए ये एक बहुत सुंदर कविता, बालक को उपदेश। काम करना है जो आज उसे कर अब तत्काल, जो करना है दोपहरी में उसे कर अब आकर जाकर, कुछ क्षणों के बाद का कार्य इसी वक्त करो पूरा जोर लगाकर, हो गया समाप्त कार्य या नहीं, न मौत पूछती न कारण। देखिए कितना, मैं वही कहूंगी कि इनकी जो कविताएं हैं, एक इनकी बहुत फेमस कविता है मन्नत, और ये बहुत मुझे लगता है सामाजिक जो विद्रूपता उस पर ये है। पत्थर को सिंदूर तेल लगाकर जिसे बना दिया गया देवता, असल में वह पत्थर ही होता है। तरह तरह के विकराल देव, महसोबा, खैसोबा और अन्य भगवान, ये महाराष्ट्र में माने जाने वाले महसोबा खैसोबा यानी जो भी उनके भगवान के नाम है, महसोबा खैसोबा और अन्य, उन पर भक्ति आस्था मिथ्या विश्वास। मन्नत करे कटवाए बकरा फिर चढ़ावा चढ़ाए, पत्थरों के देवताओं पर मनोती पूरी करे पुत्र के जन्म पर। पत्थर पूजने से जो होते बच्चे, पत्थर पूजने से होते जो बच्चे, फिर क्यों नर नारी रचाए शादी। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने अपनी छोटी सी कविता में कही है कि अगर पत्थर पूजने से बच्चे हो जाते तो शादी करने की क्या जरूरत है। कहे सावित्री सोचो समझो विचार करो, तुम विवेक से विचार करो, अपनी जीवन दृष्टि दुरुस्त करो, जीवन अपना सार्थक करो। अब एक कविता जो मैं बता रही थी कि वो इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंग्रेजी है भाषा ज्ञान की माता, सभी शूद्रों को हृदय से करे शिक्षित। अंग्रेजी ज्ञान से मुक्त हो जाए अनपढ़ता, अज्ञानता, अंधविश्वास। चलो मौका मिला है पढ़ लो, अब ना मुगल है ना पेशवाई, मूर्खों की सत्ता की हुई समाप्ति। अंग्रेजी है हमारी माँ, बिना भेदभाव के सिखावे ज्ञान, पढ़ावे सब शूद्रों को, दे सत्य का प्रकाश। अंग्रेजी भाषा नष्ट करे शूद्रों की अज्ञानता, पशुता अमानवीयता हर के, सिखा दे इंसानियत, दिलावे समानता और सम्मान। ये जिस समय रचना रची गई उस समय
जो थी वो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, मतलब अंग्रेजी उनके लिए बड़ी दूर की चीज़ थी क्योंकि पढ़ाई का ही अधिकार नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे उनकी कविताएँ हैं और बहुत सुंदर-सुंदर कविताएँ हैं तमाम तरह की। तो मुझे लगता है कि सावित्रीबाई फुले का जो व्यक्तित्व है वो बहुत, मैं अंत में अपना यही कहूँगी कि बहुत बहुआयामी हैं, वो शिक्षिका हैं, वो दार्शनिक हैं, वो सामाजिक क्रांतिकारी हैं, वो स्त्रीवादी हैं, वो जो एक रूप हो सकता है, एक सामाजिक क्रांतिकारी नेता का, वो उनमें, उनके व्यक्तित्व में और उनके सामाजिक जीवन में एक जैसा है। वो कहीं भी डबल स्टैंडर्ड में नहीं जीती, कहीं भी वो किसी कन्फ्यूज़न में नहीं जीती, कहीं भी वो समाज के प्रपंच के दायरे में नहीं फँसती, कहीं भी वो अपने जीवन में दिखावे के साथ नहीं जीती कि घर का जीवन और, बाहर का जीवन और इसीलिए जो उनका जो पूरा जीवन है, पूरा कृतित्व है, पूरा उनका, वो हमारे जीवन में एक आशा की किरण है, उजाला लेकर के आता है। मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करती हूँ और बाकी जब प्रश्न होंगे तो बात करेंगे हम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अनीता भारती जी। आपने सावित्रीबाई फुले के साहित्य से और उनके जीवन और उनका जो पूरा का पूरा जो उनके कार्यों का उतना ब्रॉड कैनवास है, उन सब से हमें काफ़ी समृद्ध किया। बहुत सारी नई बातें श्रोताओं को पता चली होंगी जो उन्हें नहीं भी पता थी। तो सवाल तो नहीं है, पहले मैं एक बार टिप्पणियाँ सारी पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे साथ प्रोफेसर हरिमोहन शर्मा सर, साधना मोहन आंटी, विनोद दास जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो आपका स्वागत कर रहे हैं। सूरत से रजनी जी। नेगी जी, सबको कविताएं भी काफ़ी पसंद आई। महेश पुनेठा जी, सुंदर कविता पाठ। वेद प्रकाश जी हैं जापान से, स्वागत कर रहे हैं। कविताएं पसंद आई, वेद प्रकाश जी को जानकारी अच्छी लगी। छत्तीसगढ़ से अंग्रेजी के शिक्षक हैं भास्कर चौधरी जी, उनको चर्चा महत्वपूर्ण, रोचक जानकारी। रजनी नेगी जी और साधना मोहन जी देहरादून से लिख रही हैं कि अनीता जी बहुत अच्छी और ज़रूरी बातें बता रही हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी सार्थक प्रतीक होती हैं। पिथौरागढ़ से शिक्षक हैं महेश पुनेठा जी और साहित्यकार हैं। अपने विचारधारा के अनुसार चलना निश्चिंत ही बहुत कठिन है। वो ये तब लिख रहे थे जब आप बता रही थी कि जो सोच थी उनकी, उसको जीने के लिए इतनी बाधाएं उन्हें आई, लेकिन फिर भी वो ये करती रहीं। बहुत अच्छी कविताएं लिखी साधना मोहन जी, कह रही हैं सावित्रीबाई ने सालों पहले। मंजित कुमार जी तो आपके वक्तव्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसमें कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कशन फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। एक तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में बात करती हूँ कि बार बार हमारे कॉलेज में भी 3 जनवरी को कार्यक्रम होता है सावित्रीबाई फुले जी पे, और खूब अच्छे से सब लोग जुटते हैं और अपने अपने रखते हैं बात। तो बहुत सालों से ये बात उठ भी रही है कि हमें जो शिक्षक दिवस है 3 जनवरी को ही मनाया जाना चाहिए कायदे से। और सावित्रीबाई की एक कविता भी है संत, जिसमें उन्होंने संत की परिभाषा, उन्होंने हर मतलब सही इंसान होने की, जो जो होना चाहिए उसकी भी परिभाषा दी, और जो संत और साधु के रूप में समाज में जो प्रतिष्ठित है, उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे लोगों को दरअसल हमें संत बोला जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, और वहाँ तक सामाजिक गतिकी की आज पहुँच गई है। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ सावित्रीबाई फुले ने कहा है, उन्होंने तो कई साल पहले कह दिया था, लेकिन तब वो सामाजिक की गति की, हमारी सोशल डायनामिक्स चेतना की वहाँ पहुँची नहीं थी इस पर कि हम उन्हें समझ पाते। पर आज ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जिनके नाम पे हम ये दिवस मना रहे हैं, वो तो उस डेफिनेशन में फॉल ही नहीं करते, वो तो उस परिभाषा के ही बाहर है। तो इस बारे में मैं आपसे जो जवाब चाह रही हूँ वो थोड़ा ऐसा जवाब चाह रही हूँ, क्योंकि इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि मनाया जाए या नहीं, मतलब उसमें क्या बाधाएं हैं, उससे क्या होगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें जो भी आपका अनुभव रहा होगा। जी देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जो राजनीतिक होती है और एक जो सामाजिक होती है। और सावित्रीबाई फुले तो बहुत बड़ी समाज सुधारक और ये सब थी, लेकिन हमारे हिंदी के बेल्ट में उनका नाम नहीं था। महाराष्ट्र में उनका नाम था, लेकिन हिंदी बेल्ट में सुधा अरोड़ा जी का एक लेख है जो कि 11वीं क्लास में संकलित है, जिसमें वो कहती हैं कि भारत के
जो 4-5 बड़े जो सामाजिक सुधारक हैं, उनमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का नाम नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्या रीज़न ये है कि वो एक पिछड़े समाज से थे? और सिर्फ बात ये नहीं है, बात ये भी है कि जो हमारे फेमिनिस्ट लोगों ने, जो हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, उसमें भी सावित्रीबाई फुले का नाम कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने किताबें जो हमने पढ़ी, जो इतिहास जो हमारी फेमिनिस्ट महिलाएँ लिखती हैं, सो कॉल्ड जिस वर्ग से आती हैं वो, उस वर्ग में उनको सावित्रीबाई फुले दिखती भी नहीं है। आप उनकी किताबों को ढूँढ लीजिए, उनकी किताबों में सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं मिलेगा और ये मैं बात दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनका अध्ययन किया उन किताबों का। तो अब जब आप ये देखिए कि हमारे जो अपने लोग हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो हमारी फेमिनिस्ट महिलाएँ हैं, बेशक वो उच्च वर्ग से आई हैं, अंग्रेजी पढ़ी-लिखी महिलाएँ, लेकिन हम फिर भी एक बार उनको ये मानते हैं कि ये इनके इनके मन में थोड़ा तो लोग उस तरह के वर्ग के लिए दर्द होगा, वो भी जब नहीं लिखती। तो बाकी एक राजनीति की तो बात ही अलग है। वो तो फिर जो एक चीज़ चल रही है वो चल ही रही है और लेकिन और ये बार-बार डिमांड उठ रही है कि भाई हम क्यों 5 सितंबर उनके नाम से, वो एक सरकारी आयोजन होता है। तो वो ख़त्म नहीं होते हैं सरकारी आयोजन, लेकिन एक रेखा होती है, छोटी रेखा के सामने बड़ी रेखा खींचनी होती है। तो पहली बार मैं आपको बता दूँ, इस बार मैंने ये देखा, जो हम बरसों से जो हम सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन मना रहे हैं 3 जनवरी को, लेकिन इस बार 5 सितंबर को मैंने देखा एक 2-3 ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि दलितों के भी नहीं थे, वो एक जैन और उनके थे, उन्होंने सावित्रीबाई फुले के पुरस्कार दिए 5 सितंबर को। तो मैं ये कह रही हूँ कि एक बड़ी रेखा को छोटी करने के लिए हमें छोटी क्यों करें, उसके आगे एक बड़ी रेखा खींचनी होगी, तो बड़ी रेखा खींच रही है, बड़ी रेखा खींच रही है और ये खींचते कौन है? समाज के लोग खींचते हैं। तो आज जो सावित्रीबाई फुले का जो नाम है, जो इज्जत है, जो उनको सम्मान मिल रहा है, वो लोगों के द्वारा मिल रहा है। जो उनको 5 सितंबर को जो सम्मान मिल रहा है आदर, वो उनको राजनीति के तहत मिल रहा है, लेकिन सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले को जो सम्मान मिल रहा है, वो लोगों का सम्मान नहीं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, उसमें लोगों की इज्जत भी मिल रही है। तो ये फर्क है और ये मुझे लगता है आने वाले समय में वो धूमिल होगा अपने आप से। वो मुझे लगता है वो प्रोग्राम जब देखिए 10-15 सालों में हमने बड़ा चेंज देख लिया कि किस तरीके से आवाज उठने लगी, किस तरीके से 5 सितंबर को भी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन वो उस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाने लगे। 3 जनवरी को तो मनाते ही हैं, अब दोनों दिन बनाने लगे। इस बार एक सवाल उठा था, फेसबुक पे सवाल उठा था कि भाई जब ये 5 सितंबर राधा कृष्ण का है तो आप सावित्रीबाई फुले को क्यों याद कर रहे हो? तो हमने उनसे कहा क्यों, किसी का दिन फिक्स है क्या हम क्यों नहीं याद कर सकते? भाई क्या 5 सितंबर क्या ये कहीं पे लिख दिया है कि आप उन्हीं को याद करोगे सिर्फ? भाई जिसने शिक्षा के लिए, अब शिक्षक दिवस की बात कर रहे हो ना आप, तो शिक्षक दिवस में आपने राधा कृष्ण को जोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हम शिक्षक दिवस सावित्रीबाई फुले को जोड़ते तो हम तो उन्हीं की बात करेंगे, हम तो उन्हीं का नाम लेंगे। तो एक तरह से तो ये बात लोगों को फिर हमने वो भी देखा, अखबार की कटिंग में भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब 5 सितंबर को सावित्रीबाई फुले के नाम से इनाम दिए जाने लगे, राधा कृष्ण के नाम से इनाम नहीं दिए जा रहे, सावित्रीबाई फुले के नाम से दिए। तो ये एक तरह से ये उसका जवाब है और सावित्रीबाई फुले लोगों की चहेती हैं और ज्योतिबा फुले लोगों की आइकन है, तो वो धीरे धीरे होगा, ये भी होगा कि 5 सितंबर में 2 प्रोग्राम चलने लग जाएंगे और एक में ज्यादा भागीदारी होगी, एक सरकारी आयोजन होगा। बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया, लेकिन मेरे दिमाग में थोड़े विनोद भाव से ये भी बात उठी दिमाग से कि एज इफ की जो सज्जन ने सवाल पूछा था, तो उस सवाल में कहीं गहरे में ये मनोविज्ञान भी बैठा होगा कि भैया इनकी तो अब सरकारी आयोजन कर करके नाम बचाने होंगे, बाकी 364 दिन तो उन्हीं के हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया। सही बात है आपकी बात। और मैं आपको बता दूं, बीएड के पाठ्यक्रम में सावित्रीबाई फुले नहीं है। ये भी एक जो आशा जस्सल जो सवाल उठा रही हैं, ये बहुत सही उठा रही है, क्योंकि यही हम डिमांड करते हैं कि आप गांधी को पढ़ाते हैं, आप फलाने सबको पढ़ाते हैं आप, लेकिन सावित्रीबाई फुले को क्यों नहीं पढ़ाते आप? क्योंकि सावित्रीबाई फुले की चीजें क्यों नहीं लगाते जो इतनी प्रेरणादायक है? तो उनकी भी तो थ्योरी है कि समाज के वंचित तबके को मुख्य धारा में जोड़ो, सो कॉल्ड मुख्य धारा में लाओ।
वो ये भी कह रही हैं कि कितनी शर्मनाक बात है कि हम्म। 50 शिक्षिकाओं से पढ़ने के बावजूद हमने उनका नाम भी हाँ। नहीं सुना था, हम्म। और नाम जबकि उनका पहले होना चाहिए था। तो ये किस हम्म। तरीके से सारी चीजें होती हैं ये भी, और ये एक हम्म। जानकारी कुछ दे रही है कि गूगल ने 4 हाँ, वर्ष पहले डूडल बनाया। यही लोगों की ताकत है कि डूडल बनाना पड़ा गूगल को, ये लोगों जी, की ताकत है। जी। तो बहुत अच्छे से आपने इस बात का जवाब दिया, और मैं एक अभी तो एक महेश पुनेठा जी ने निवेदन किया है कि काफी अच्छी कविताएं हैं सावित्रीबाई फुले की, अगर आप सुना सकें तो। और लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा और चला लेते हैं, तो अगर आप इस चर्चा के बाद थोड़ी सी उनकी कविताएं या उद्धरण ठीक। आपके पास एक साथ नहीं होंगे, बट अगर 2-4 विचार इस तरीके के शेयर करके, हम्म। क्योंकि क्या होता है ना कि उनकी शिक्षाएं हमें बचपन में तो मिले नहीं, हमें ज्योतिबा फुले, हम्म। सावित्रीबाई फुले। हाँ। तो एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो एक टेक अवे होता है ना, कुछ हाँ। उद्धरणों, कुछ हाँ। कविताओं, कुछ हम्म। वक्ता, छोटे छोटे कथन के बीच में रह जाता है, मैं तो वो उनके कुछ डेफिनेटली बचपन की घटनाएं उनकी बता दूंगी, तो वो भी पहले एक आप बड़ी वो बचपन की प्रेरणादायक है। घटनाएं या कविताएं या कुछ हम्म। उनके ऐसे हम्म। उदाहरण कुछ हम्म। सुनाइए, तो फिर उसके बाद हम चर्चा फिर से हाँ। कर हाँ। लेते हैं। हाँ। पहले सुन लेते हैं आपसे जी। देखिए, ऐसा है कि मैं उनकी जो पढ़ने की लगन है उस पर एक उनकी घटना है कि जब वो छोटी थी तो एक मेले में गई, और मेले में वहाँ पे जो वो कुछ हाथ पे लेके खा रही थी, तो उसी समय कोई मिशनरी का व्यक्ति गया और उन्होंने उसको कहा कि बेटा ऐसे हाथ पे रख के नहीं खाते, तो उन्होंने वो फेंक दिया। तो उस समय उस व्यक्ति ने उनको एक किताब दी थी पढ़ने के लिए। तो जब वो किताब लाई, क्योंकि वो ईसाई मिशनरी की थी, तो किताब घर लाई, तो उनके फादर बड़े गुस्सा हुए कि ये क्या पढ़ के ये मलेच्छों का साहित्य लाई, और वो उसको किताब को उन्होंने बाहर फेंक दिया। लेकिन सावित्री बाई फूले ने उसी किताब को उठा के रखा, और जब उन्होंने पढ़ना सीखा तो सबसे पहली किताब उन्होंने वो पढ़ी। आप सोचिए कि उनकी पढ़ने के प्रति में मुझे ये बात बहुत अंदर से टच की कि आपने वो किताब उठा के रख ली, और जब आपने पढ़ना सीखा तो सबसे पहले वही किताब पढ़ी। तो कितनी ज्यादा उनके अंदर लगन, जिज्ञासा, ललक होगी कि इस किताब में लिखा क्या है, वो मैं पढ़ूं। तो ये उनकी एक बचपन की घटना मुझे बहुत ज्यादा, जो लोग कहते हैं ना कि भाई आदमी जो है, और आदमी ने ज्योतिबा जब आदमी बहुत विद्वान हो तो उसकी औरत भी विद्वान हो जाती है, वो ये सब बोलते नहीं, क्योंकि लेकिन सावित्रीबाई फुले का व्यक्तित्व का ये पहलू है कि उनमें बहुत लगन थी और बहुत पैशनेट थी वो अपने काम के प्रति, बहुत ही ज्यादा समर्पित। तो ये एक घटना है। और इसी तरह के उनके जो है वो जीवन में है कि एक बार वो ये भी है कि देखिए, मैं सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को एक आदर्श कपल के रूप में देखती हूँ, और हमें ये लगता है कि हमारा जो सामाजिक जीवन, जैसे हमारे जैसे लोगों का जो सामाजिक रूप से सक्रिय है, उनका जीवन ऐसे ही होना चाहिए। अगर विवाह करें तो ऐसा जीवन साथी हो जो दोनों मिलजुल के काम करें। हमारे यहाँ क्या है कि हम सिमोन और सातर का उदाहरण लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सावित्री और ज्योतिबा फुले है। उनका अगर हम देखें तो सिमोन सातर में तो फिर भी अगर आप उनकी आत्मकथा पढ़ोगे तो कहीं कहीं सातर का जो है ना वो और भी कई जगह चक्कर चलता रहा है, वो आप उनकी आत्मकथा में पढ़ो। लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का जो जीवन है वो एक दिशा में चलता है, और एक तरह से पूरा समर्पित जीवन है उनका कि उनको क्या करना है, उनकी दृष्टि उनकी साफ है, उनको जो काम करना, फोकस है वो कि उनको काम करना है कि कैसे समाज में एजुकेशन आए, कैसे बदलाव हो, कैसे जीवन लोगों का बदले, कैसे निम्न वर्ग से उठ के लोगों की तरक्की हो, साथ ये पूरा उनका फोकस लाइफ है। तो मैं कहती हूँ कि हमारे तो इतना बड़ा उदाहरण हमारे पास है, और हम कल्पना करते हैं ऐसे कपल की, हम लोग जो है वो इस तरह के हम सावित्रीबाई फुले से ये हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर फैमिली हो तो डेमोक्रेटिक फैमिली हो। हम बिल्कुल। मैं तो इस तरह की फैमिली की कल्पना करती हूँ जो इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, जिसमें कि काम का बंटवारा उस तरीके से ना हो, मिलजुल के काम करने का हो। देखिए, आज के समय में परिवार खत्म कर दे वो भी कोई वो नहीं है इलाज, और हम ये कहें कि हम जो है वो सिंगल रहेंगे वो भी कोई इलाज नहीं, क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फैमिली डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाली होनी चाहिए, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में रहें, चाहे आप शादी करके रहें, चाहे आप वैसे ही रहें जैसे भी रहें। तो उसमें ये, और ये हमें सावित्रीबाई फुले से सीख मिलती है
कि कैसे दोनों मिलजुल के जीवन पर्यंत बिना, और बच्चा भी उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको डॉक्टर बनाया और वो पूरा चलते रहे। तो हम लोगों को यही प्रेरणा देते हैं, और जब जिस तरह की शादी होती है, जो 2 व्यक्ति सामाजिक रूप से एक होके या जैसे भी एक साथ मिलके काम करते हैं, तो बहुत बेहतर नतीजे निकल के आते हैं। अगर सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ना मिले होते, ज्योतिबा फुले को सावित्रीबाई फुले ना मिली होती, जो एक जैसी जो समाज बदलने का सपना लेके चलते हैं, तो कैसे होता? तो ये एक बहुत अच्छा उस तरीके से हमारे सामने आदर्श है कि जो किस तरह के पार्टनर होने चाहिए। जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आपने ये बोला। वो बोल भी रही हैं, आशा जसार जी की अनुकरणीय दंपति जिसने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए संपूर्ण जीवन दे दिया, मृत्यु भी लोगों को बचाते हुए ही होम कर दिया। और साधना मोहन जी भी लिख रही है अनुकरणीय दंपति। देहरादून से रेवती भट्ट लिख रही हैं कि सावित्रीबाई जी को समाज का, इन्होंने आपसे पहले लिख दिया था, तब तक आपने वो बोल ही रही थी आप, कि उनको भले ही समाज का साथ नहीं मिला उस वक्त, लेकिन पति का साथ पग पग पे मिला। तो जनरली तो परिवार ही बाधा बन जाता है, वो उनके साथ नहीं हुआ। और सब ये बाकी हो ही गया है। आशा जसार जी लिखती हैं कि सोशल मीडिया ने दलित पिछड़ों के नायक नायिकाओं को केंद्र में लाने का बहुत बड़ा योगदान दिया। सोशल मीडिया के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि आपके हिसाब से इसमें कितना योगदान मिला होगा, लेकिन मैं इससे पहले आपने जो अभी तक बातें की उसमें थोड़ा सा अपना भी ऐड करना चाहती हूँ। साधना मोहन जी लिखती हैं कि बहुत सारा प्रश्न आपने सही कहा है कि उनको ये सम्मान दिलाया ही जाना चाहिए, और हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं जितनी भी चेतना फैलेगी। तो सोशल मीडिया वाला थोड़ा सा होल्ड रख रही हूँ पूछने के लिए। ये जो आपने ये वाला एग्जाम्पल मुझे दिया था सावित्रीबाई फुले का, कि बहुत सालों से उन्होंने किताब वो रखी हुई थी, और फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले भी देखते थे, बचपन से बाद तक वो उसको पन्नों में उंगलियां फिरा के देखती रही। जब ज्योतिबा फुले ने भी उनको देखा तब उन्होंने पढ़ना सिखाया था ना, ये नहीं किया कि पढ़ के दे दिया, पढ़ना सिखाया फिर उन्होंने पढ़ा। तो आपने इसको जिस लगन के लिए बताया वो तो इसका उदाहरण है ही, बट आजकल जितना साहित्य विरोधी माहौल हो गया है, जो संजीदगी से लिखते हैं उनको बिल्कुल साथ नहीं मिलता, मैं इस घटना से उसके लिए भी प्रेरणा लेती हूँ। एक बच्ची जिसे पढ़ना नहीं आता था, उसने बचपन से बड़े तक वो किताब संभाल के रखी और बाद में पढ़ना सीख के उसको पढ़ा। तो हम जो बहुत लेखन तो अल्पसंख्यक कार्यवाही ही है, हमारी कोई ऐसी बहुसंख्यक सत्ता तो होती नहीं है, लेकिन हम लोग मेहनत से लिखें, संजीदगी से लिखें और लिखते रहें। इस बात की प्रेरणा मुझे इस प्रसंग से मिलती है कि पता नहीं कौन आपकी कौन सी किताब कहाँ संभाल के बैठा है और कब जाके पढ़ेगा। तो ये किताबों के भी इस महत्ता को बहुत अच्छे से ये एग्जाम्पल रेखांकित करता है। और मुझे आज तक पूरे दुनिया भर के इतिहास में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दंपति से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं मिला। वो आपने इतनी खूबसूरती से उकेरा। ये दंपति का जो जीवन है ये मुझे इतना आकर्षित करता है कि आज से 1.5 साल पहले मैंने फेसबुक में लिखते लिखते ये घोषणा करती थी कि मैं जिंदगी का पहला उपन्यास अगर मुझे लिखना है तो मेरे को इन्हीं दंपति को आधार बना के लिखना है, क्योंकि लोगों को इनसे सीखना चाहिए घर क्या होता है। जितनी भी तरह की परिवार में शोषण होते हैं उन सबके परे जाके वो एक आदर्श परिवार था, जहाँ न जातिवाद है, न जेंडर भेद है, किसी भी तरह की बंधन मान्यताएं नहीं है, और एक ऐसी खिलती खुलती सी जिंदगी है। तो अगर मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे दिमाग में इतना गहरा इस बात का असर था कि अगर इसके बाद जो पीछे कोरोना के बाद से जो हमारी पूरी जिंदगी एक ट्रैक से बिल्कुल ट्रैक बदल चुकी है, जो बहुत नई तरह की चुनौतियां आ गई, वो शायद अभी नहीं आती, तो मैं इस पे मेरा कुछ काम अभी शुरू हो चुका होता है। लोग तकाजे भी करते हैं कि आपके उसका क्या हुआ उस प्लानिंग का, तो वो आपने इतनी खूबसूरती से उभेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आशा जसार जी की बात पे आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने हेल्प किया इस चेतना को बढ़ाने में? बिल्कुल, सोशल मीडिया ने तो बहुत ही हेल्प किया। मुझे याद है कि मैं 2012 के बाद एक किताब पे काम कर रही थी, और वो हमारा था ये यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कविताएं। तो मैंने बहुत सारे कवि वहीं से ढूंढे, नए कवि, और उसमें जो 65 कवि शामिल हुए उनमें कुछ कवि तो फेसबुक से ही आए, और उनको ढूंढ ढूंढ के हमने उनको अपने काव्य संग्रह में शामिल किया। तो सोशल मीडिया जो आशा जो कह रही हैं
कि उन्होंने दलित बहुजन नायिका को केंद्र में लाया, ये बात सही है। अगर ये ऐसा देखिए, एक तो है कि जो हम रेगुलर काम करते हैं सामाजिक जीवन में, वो तो है ही, सामाजिक संस्थाओं के तो महत्व को हम नकार नहीं सकते, और उन्होंने बहुत काम किया है, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत काम किया है। और सामाजिक संस्थाओं का जो काम है वो उनसे थोड़ा-सा सोशल मीडिया से उसको थोड़ा बढ़ावा मिला है। तो दोनों ही बातें जो है, कई बार सोशल मीडिया के तो अपने नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो हमारे जो जिस तरीके से कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के के कारण सामने भी आई, कि हम अगर सावित्रीबाई फुले को जब हमने प्रचार करना शुरू किया तो और लोगों ने भी उसको अपनाया, सभी तरह के लोगों ने अपनाया, स्त्रीवादियों ने उसको अपनाया, जब उनके काम सामने आने लगे, उनकी कविताएं सामने आने लगी, तो उनको अपनाया, और अपनाया तो उनको अच्छा लगा, क्योंकि उनकी कविताएं ऐसी हैं ही नहीं कि जो किसी को नापसंद हो। वो एक समाज बदलने की परिभाषा दे रही है हमको, और समाज बदलना ही तो हम लोगों का उद्देश्य है ना। हम सब जो है एक ऐसे समाज की कल्पना करते हुए जी रहे हैं कि जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, छोट बड़ा नहीं होगा। ये सावित्रीबाई फूले का जो काम है वो यही तो है, और क्या है। और जो और इसलिए और ये इसकी जो है, मैं कहूँगी, इसकी जांच हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर सावित्रीबाई फुले का काम वो नहीं होता तो वो खत्म हो गया होता, लेकिन इन 150 सालों में उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ से वहां पहुंच गई है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो वहीं के वहीं पड़े हैं, उनका कोई वो नहीं है, बहुत उन्होंने भी काम किए होंगे, लेकिन है ना। तो सावित्रीबाई फुले का जो काम वो महत्वपूर्ण काम को सामने लाने में सोशल मीडिया ने मदद की है, ठीक है। तो वो मदद करने वाला पहलू तो मैं देखती हूँ, और मदद करने में सभी तरह के लोग, सोशल मीडिया में सभी तरह के लोग मदद कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि दलित लोग ही मदद करें, तो सभी तरह के लोग मदद करें, क्योंकि हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं जो कई बार लोगों को पता नहीं होती चीजें, तो इसलिए वो नहीं मानते, जब उनको पता चलती है तो वो उसका प्रचार करते हैं। लेकिन कई बार जो लोग होते हैं समाज में, दोनों तरह के लोग होते हैं। कई बार जो समाज में जो है वो वर्चस्ववादी या जातिवादी लोग जो हमारे संगठनों में बैठे होते हैं, वो उस चीज को दबा देते हैं। होता है बहुत बार ऐसा, ये हमारे अपने अनुभव है। हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं, तो वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जो एक दलित समाज है उसकी पॉलिटिक्स और एक वर्चस्ववादी समाज की पॉलिटिक्स में फर्क होता है। अगर एक दलित समाज अपने वर्ग के लोगों के आइकन को पेश करता है, तो इसका मतलब ये वो अपने को मजबूत करने के लिए रखता है। वो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो तुमको दबाने के लिए कर रहा है। वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आत्मबल जगाने के लिए अपने नायकों को खोज रहा है। वो तुम्हारे लिए इसलिए नहीं खोज रहा कि तुम्हारे नायकों को गिराया जाए, लेकिन वो होता यही है क्योंकि थिंकिंग ये होती है कि भाई आपने हमारे नायकों को उभरने का मौका नहीं दिया। तो एक तरह से ये हो जाता है कि ये हम पे दोषारोपण करें, लेकिन ये दोषारोपण की बात नहीं है। और ये दोनों हमें समझना पड़ेगा कि एक सताए हुए समाज की जो वैचारिकी है और एक दबाने वाले समाज की वैचारिकी में फर्क होता है। और जैसा लिख रही है इस बात जी जी, नहीं आप बात पूरी कीजिए प्लीज। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ कि आज जो मैं ये भी कहना चाह रही थी कि जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम सावित्रीबाई फुले को आगे लाते हैं तो वो अपने आइकन लाने लगते हैं आगे कि देखो ये भी थे। ठीक है, आपके भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये कहा कि ठीक है, रोजा पार्क, रोजा लग्जमबर्ग और ये सब होंगे, लेकिन क्योंकि भारत में एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो हम सब उनको मानते हुए हम उनको मानते हैं। तो आप सावित्रीबाई फुले को क्यों नहीं मानते? आप उनकी कविताओं को, आप जब आपके बहुत सारे, देखिए मैं ये कहूंगी कि जो भी थिंकिंग के लोग हैं, चाहे वो वामपंथी हो चाहे जो भी हो, वो उस तरह के लोग रहे जिन पे एक तरह से मैं कहूंगी सत्ता है जिनके हाथ में। सत्ता का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। सत्ता का मतलब है चाहे वो किसी तरह की उनकी, चाहे उनकी जनरेशन में एजुकेशन है। हमारी जनरेशन में एजुकेशन, मैं पहली पीढ़ी की हूँ, जो मैं पहली पीढ़ी, मेरे परिवार में मैं पहली पढ़ी लिखी महिला हूँ, मतलब मेरे भाई बहन हम पहली पीढ़ी के, और मेरे अभी परिवार में और कोई पढ़ा भी नहीं है। मेरी मौसी के बच्चे, मेरे मामा के बच्चे नहीं पढ़े, लेकिन सिर्फ हम पढ़े हैं भाई बहन। तो अभी भी हमारी बहुत सारी जनरेशन ऐसी जो नहीं पढ़ी है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी पढ़ाई में और एक जो 3 पीढ़ियों से कॉन्वेंट में पढ़ रही है उसकी पढ़ाई में बहुत फर्क है।
तो जी। जब वो बात करते हैं, उन चीजों की बात करते हैं, तो हमारे से उसका लिंक बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। और लेकिन हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम सावित्रीबाई फूले की बात करें, क्योंकि हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन वो जी। सावित्रीबाई फूले से रिलेट नहीं कर पाते, वो रोजा से, वो उनसे रिलेट, सिमोन से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी आजादी में कहीं ना कहीं समानता है। बहुत अच्छे से आप अपनी बात कही। आशा जसार जी ने सोशल मीडिया की बात पे कहा, आज 10-15 वर्ष पहले तक उन्हें कोई नहीं जानता था, आज उन्हें बच्चा-बच्चा जानता है। उन्होंने बोला कि ये बच्चा-बच्चा जानने से ये हुआ कि आज उनको सारे ही वर्ग की स्त्रियाँ और लोग जो स्त्री अधिकारों का पुरोधा हम्म मानता है। मैं महेश पुनेठा जी का सवाल पूछूंगी, पर मैं जरा सी आशा जसाल की और हमारी बातों को थोड़ा सा महेश पुनेठा जी ने आपकी सारी बातों से सहमति जताई है, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न अपना करके महेश पुनेठा जी का करूंगी। पहली बात तो ये कि मेरे हिसाब से सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले हमारे तुम्हारे की बात नहीं है, वो पूरे समाज के नायक हैं। क्योंकि जब ज्योतिबा फूले या अंबेडकर या सावित्रीबाई फूले ये जब उभरी इनकी सत्ताएं, तो वो जो ज्ञान आया तो वो समूचे को लेके आया। आज अगर स्त्री कोई बात कह रही है तो वो पुरुषों की 50% आबादी तो शामिल है ही है। जिस 50 को तुमने हटा दिया था, हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। तो हमारे नायक का मतलब है वो पूरे समाज के नायक हैं। तो अगर ज्योतिबा फूले हैं तो सवाल ये नहीं है कि आपके नायक, सवाल ये है कि जब आपने नायक चुने तो आपने 50% स्त्री और कई प्रतिशत बाकी हाशिए के समाज को अपने संज्ञान में नहीं लिया। आप अपने 10% के नायक चुन रहे हो। तो हमारे मतलब ये जो नायक हैं, ये हम सबके नायक हैं। सवाल हमारे और आपके का नायक का नहीं है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब पूरा समाज इनके काम में, सावित्रीबाई फूले के काम में रोड़े डाल रहा था, तो जो समजाति समाज था, यानी जो फूले दंपति की जाति जिनके साथ समान थी, क्या उनको उनकी तरफ से रोड़े नहीं अटकाए गए? बिल्कुल अटकाए गए होंगे, क्योंकि जब उन्होंने स्कूल खोला तो उनके ससुर ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। और है ना, ये तो एक बात है। और वो 1 महीने के लिए बाहर गए, उनको उनकी शिकायत की कि इस तरीके से नाक कटवा रहे हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं। आज भी अगर महिला काम करते तो आज भी जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम होती है। आज भी कोई स्थिति जो है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज भी जॉइंट फैमिली में आप देखोगे, सिंगल फैमिली में भी नहीं है, क्योंकि औरत को अपनी भूमिका में तो रहना ही पड़ता है। बेशक वो नौकरी करे, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपनी भूमिका तो निभानी पड़ेगी घर में। अगर वो उस भूमिका से नकार कर दे तो उसको नौकरी भी कोई नहीं करने देगा, उसको कोई काम भी नहीं करने देगा। तो सावित्रीबाई फूले का जो है वो लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि उनके, जो कि कहा कि उनके पति ज्योतिबा फूले जो थे उनके साथ खड़े थे। और मुझे लगता है कि औरत का एक बहुत अच्छा, अगर हम जो ये कहते हैं ना कि काम करने की परिस्थितियां, हम ये ना कहें काम करो, हम काम करने की परिस्थितियां तैयार करें उसके लिए। तो काम करने की जो परिस्थिति है वो ज्योतिबा फूले ने तैयार की। अगर हम ये कह दे बहुत जाओ, मैंने तो कभी मना ही नहीं किया तुम्हें काम करने से, लेकिन कैसे? उसके लिए, क्योंकि हमारा समाज स्त्री विरोधी यही है। तो, हाँ, तो वो ये कह के परिस्थितियां जो तो और तैयार की। ज्यादा पुश कर देते हैं, हाँ, ये कह तो के जो, तो वो लोग और ज्यादा पुश करते हैं। जी हाँ वही बात है। तो जी, आप परिस्थितियां जो तैयार की उसमें ज्योतिबा फूले, ऐसा नहीं ज्योतिबा फूले को झेलना नहीं पड़ा होगा, उन्हें अपने पिता को छोड़ना पड़ा, माता पिता को छोड़ना पड़ा। ये बहुत कष्ट की बात है कि अपने माता पिता को छोड़ करके जाना, लेकिन उन्होंने, जो उनके अंदर एक भावना थी कि मुझे करना ही है, जो एक उनके विचार की थी, उन्होंने बड़ा अच्छे से उसका किया। तो ये बहुत ज्योतिबा फूले का मजबूत व्यक्तित्व था, बहुत ही ज्यादा। मैं इसको बहुत ज्यादा मैं प्रशंसा करती हूँ कि ज्योतिबा फूले एक बहुत मजबूत, जो कि अक्सर जो आदमी लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं अपने पत्नी के मामले में, और जब जॉइंट फैमिली का जब प्रेशर पड़ता है तो वो हट जाते हैं पीछे। लेकिन ज्योतिबा फूले ने घर से निकलना स्वीकार किया, और वो उस्मान शेख के घर 1 महीने के लिए रहते हैं। और उस्मान शेख के घर जब उनकी नौकरी लग जाती है तो वो वहां से चले जाते हैं। तो फिर वो अपना जीवन जीते हैं, जो करना है उनको वैसा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके सामने बहुत कठिनाइयां थी और परिवार के लोग भी, लेकिन उनकी जो नंद थी,
जब ज्योतिबा फुले की जो मदर की डेथ हो गई थी, उनकी एक सिस्टर ने उनका पालन किया, तो वो सिस्टर उनके साथ थी। ये एक बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी बहन और सावित्रीबाई फुले दोनों को ही पढ़ाया था, और उनकी बहन उनके साथ अपनी माँ का दर्जा देते थे, तो बहुत अच्छा था उनका। ये एक तरह से जो मैं ये कहूँगी कि बड़ी बहन का साथ होना एक बहुत बड़ी बात है, हर चीज़ में, दुख-सुख में। तो वो ज्योतिबा फुले का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था, और सावित्रीबाई फुले का। हाँ, तो मैं एक तरफ मेरे को एक्चुअली लगा कि मुझे कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि मैंने प्राइमरी सोर्सेज से इनकी पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई दोनों के बारे में बहुत की है, पोस्ट भी लगातार लिख रही हूँ फेसबुक पे, मुझे भी हाँ, 2 सवा 2 साल हुए हाँ, लगातार लिखती हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, मैंने प्राइमरी सोर्सेज से पढ़ाई नहीं की। तो आपने कंफर्म किया। मेरी हाँ, जानकारी थी कि ज्योतिबा फुले को अपने घर से भी बेदखल कर दिया हाँ, गया, हाँ, उनके बच्चे नहीं होते थे, तो सावित्रीबाई फुले को छोड़ के दूसरी शादी करने का उन पे करने दबाव के लिए भी था। प्रेशर दिया जाता था। फिर लेकिन उन्होंने ज्योतिबा फुले ने कहा था कि अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या क्या सावित्रीबाई फुले को तुम दूसरा लड़का ढूंढते? तो उस हिसाब तो से अगर हम ये देखें तो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले बाई फुले की ये अपनी ताकत थी। उन्हें दूसरी जातियों से भी पूरा विरोध मिल रहा था, उनको अपनी जातियों से भी पूरा विरोध था, अपनी जाति की बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं हाँ, मिला था। क्योंकि जातिवादी जब समाज है तो जातिवादी समाज तो खत्म ही होना चाहिए। अगर जातिवाद है तो वो तो कहीं के लिए भी आपको निगेटिव ही बिल्कुल, करेगा। तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आगे बात को बढ़ाने से पहले 1-2 प्रश्न और टिप्पणियां भी हमारे पास आ गई है, उनको करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इतनी अच्छा विचार विमर्श चल रहा है, इतनी स्वस्थ चल रहा है, और सावित्रीबाई फुले तो हमें अपनी पुरखा लगती हैं कि उनके सामने तो हम अपना सब कुछ रख सकते हैं, एक हाँ, रोशनी ले सकते हैं उनकी जिंदगी से। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं जरा सा बस एक बात इस ऐसे माहौल में रखना चाहूंगी कि जब सवर्ण महिला समानता के मूल्यों के पूरे ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होती है, और मैं जब प्रतिबद्ध शब्द इस्तेमाल करती हूँ तो उससे पहले मैं नहीं करती, चाहे वो कोई भी पुरुष हो, कोई मार्क्सवादी हो, गांधीवादी हो। जब तक आप अपनी प्रिविलेज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब तक प्रतिबद्धता का कोई मतलब नहीं है, तब तक आप कोई वादी नहीं हो सकते। सबसे पहले तो आप प्रिविलेज छोड़ेंगे जो आपको जाति या जेंडर या किसी चीज के आधार पे मिली हुई है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब वो प्रिविलेज छोड़ के कोई सवर्ण महिला पूरी तरीके से समानता मूलक मूल्यों के साथ होती है, तो उसके पास ना पति का सपोर्ट होता है, उसके पास ना परिवार का सपोर्ट होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिन रिश्तों को जीने में लगाई है, जितने भी रिश्तेदार, मौसी, चाची, मामी, सब, उसका कोई भी नहीं होता। साथ नहीं शी होते। इज ऑल एलोन। तो अगर वो बिल्कुल। सवर्ण महिला कहने में भी एक उनका दर्जा जो एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको उनके पूरे रिश्तेदार छोड़ देते हैं, उनके छोड़ नमस्ते के भी देते हैं। जवाब नहीं आते हैं। ये बिल्कुल, मेरा बहुत बिल्कुल। अच्छे से अनुभव है। मैं जिन भी 3-4 लोगों को ईमानदारी हुँ, से काम करते हुए देखती हूँ, आप सोचिए आज की डेट में वो एक ब्लैक होल में लटके वैसे अकेले हैं, उनको कोई सपोर्ट है तो सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया में कुछ आपको मिल जाएंगे प्रगतिशील लोग जो आपके मूल्यों के अलावा उनके साथ हैं। अदरवाइज मुझे लगता अगर ये सोशल मीडिया का सपोर्ट नहीं होता तो वो कुछ दिन ऐसे ही जैसे अंबेडकर जी या उनकी वाइफ या कोई भी जिनको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि वो अपनी पूरी उम्र नहीं जी पाते, उनकी मौत हमेशा अस्वाभाविक होती है, वरना वो बहुत अस्वाभाविक मौतें मर रही होती हैं क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट सिस्टम जीरो हो जाता है। मैं यहाँ पे ध्यान खींचना चाहती थी, मैं रेखा वर्मा जी की टिप्पणी पढ़ना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले, कि आज भी उनकी इतनी ही जरूरत है जितनी उनकी जीवित रहते हुए थी। हमारे समाज में शिक्षा का स्तर आज भी बहुत नीचे है, खासतौर पर महिलाओं के स्तर पर। जैसे मेरी बहन और मैं पहली हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा ग्रहण की। आज भी शिक्षा के प्रति जागरूकता की बेहद जरूरत है। और दूसरी शादी का जवाब है, इसको इंडोर्स किया आशा जसाल ने, रेखा वर्मा जी ने ये बोला। साधना मोहन जी ने कहा कि हमारी 3 पीढ़ियों ने बहुत पढ़ाई की हुई है, आपकी बातें सुनकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक स्त्री ने सालों पहले ऐसे कार्य किया, वो भी स्त्रियों के लिए, जाति की बात न सोचकर। एक स्त्री है ऐसा जैसा सोचा जाना चाहिए। और किरण शर्मा जी, महेश पिनेठा जी ने सहमति जताई। किरण शर्मा जी ने कहा कि रश्मि जी और अनिता जी सपनत्व और संजीदगी के साथ
अनुकरणीय फूले दंपति के बारे में बता रही है। उसका आनंद उनके मुख पर स्पष्ट झलक रहा है। किसी भी स्मृति से इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। किरण जी, आपने ये बात बहुत ही अच्छी कही। मैं सचमुच इतना खुश, मेरी तबीयत खराब थी, ठीक हो गई इनकी बातें सुन के और सावित्री बाई के जिक्र सुन के। तो वास्तव में मतलब वास्तव में कितनी दवाइयां खा खा के मैं बोलने लायक होना चाह रही थी, पर मैं बातें सुन के ठीक हो गई हूँ। तो मैं यहाँ पे पढ़ने लिखने की जब बात हुई, रेखा वर्मा जी ने, आपने बताया, आशा जसाल जी पहले बता चुकी हैं कई बार पोस्ट में कि वो पहली पीढ़ी है। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मेरी सारी माँ मौसियाँ बहुत पढ़ी हुई हैं, तो मैं अपना और साधना मोहन जी का भी अनुभव लिख रही हूँ कि हमारी सारी, मेरी माँ ने बीए किया है, मेरी सारी मौसियाँ खूब पढ़ी लिखी हैं। और हमारे रिश्तेदारों में मेरी नानी दादी तो नहीं थी पढ़ी लिखी, रिश्तेदारों में तीसरी भी मिल जाएगी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली पीढ़ी हूँ, शायद व्यक्ति भी, जिसको ये पता है कि शिक्षा जो है समानता लाने के लिए होती है। हम उन, और साधना मोहन आंटी हमसे एक आगे हैं। वो आंटी हैं, मतलब मेरी मदर की उम्र की हैं, तो उनकी तो नानी, उनकी तो मदर वगैरह सब पढ़ी हुई थी, तो वो हमसे भी एक पीढ़ी और आगे वालों में आ गई। और मैं साधना आंटी को भी बिना उनकी इजाजत के अपने अनुभवों से, अपनी रीडिंग से यहीं शामिल कर रही हूँ कि ये हमारी पहली पीढ़ी है जिसको पता है कि शिक्षा केवल एसी वगैरह बटोरने के लिए नहीं होता, सिर्फ अपनी जिंदगी को अच्छे से अच्छा और इंडिविजुअल बनाने के लिए नहीं होता। आजादी और समानता के बिना शिक्षा की कोई मूल्य नहीं है। इस बात की हम अगली पहली पीढ़ी है, तो इस पहली पीढ़ी की भी सजा कम नहीं होती। बस मैं ये बताना चाहती हूँ, मुझे लिगेसी है शिक्षा। सही बात है। जब आपके परिवार वाले शिक्षित होते हैं चारों तरफ, तो उनकी शिक्षा अशिक्षा है ये समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। अनपढ़ वालों को तो फिर भी आप जल्दी समझ के शिक्षित हो लेते हैं, वो बहुत बड़ा बर्डन है वो। तो बस मैं ये बताना चाहती थी। प्रश्न महेश पुनेठा जी का है, अगर महेश पुनेठा जी का एक प्रश्न है, बाकी मुझे प्रश्न नहीं दिख रहे। महेश पुनेठा जी ने और आशा जसाल जी ने इस बात से सहमति जताई थी कि ये हम सबके नायक हैं। महेश पुनेठा जी का प्रश्न था कि सावित्रीबाई फूले के भीतर पढ़ने की प्रेरणा कैसे पैदा हुई और इसमें उनके परिवार की क्या भूमिका रही। मुझे तो लगता है कि देखिए इनके परिवार में जो 2 थे, वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन 2 लोगों की मैं भूमिका को बहुत मैं रेखांकित करती हूँ। एक तो ज्योतिबा फूले और एक उनकी नंद सगुना बाई। सगुना बाई और सगुना बाई उनके हमेशा साथ खड़ी रही हैं। ये इतना बड़ा सपोर्ट है कि जो मैं कहूँगी कि पति की बहन अगर खड़ी हो साथ में और पति खड़ा हो, तो एक औरत इससे ज़्यादा मजबूत क्या होगी, है ना? तो ये देखिए, क्योंकि हम इसलिए इसको पितृसत्तात्मक टिप्पणी मत समझना, और समझ भी सकते हैं लोग, लेकिन ये परिवार में जब होते हैं तो ये सपोर्ट हमें चाहिए होते हैं। और सिर्फ सपोर्ट नहीं होता, फिर ये एक रिश्ता होता है कि 3 लोग समानता के लिए संघर्षरत हैं। उनकी नंद, वो और वो तीनों, तो वो तीनों जो है वो एक टीम है। एक टीम की तरह काम किया उन तीनों ने, और ये एक बहुत ही ज़्यादा, और मुझे लगता है परिवार में अगर टीम बन जाए तो क्या बात है। अगर जैसे परिवारों में टीम ही तो नहीं बनती, सब अकेले अकेले लड़ते रहते हैं। अब जैसे आपने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ रश्मि, कि जो लोग जाति तोड़ते हैं उनको बहुत झेलना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं अगर पंडिता रमाबाई का उदाहरण दूं, तो पंडिता रमाबाई तो पंडित थी, लेकिन जब उन्होंने जाति तोड़ी तो उनको बहुत झेलना पड़ा, बहुत झेलना पड़ा। और हम ये भी देखते हैं कि जो सवर्ण स्त्रियां जो सच में जो जाति तोड़ते हैं उनको झेलना कितना पड़ता होगा। लोग उनको गाली देते होंगे, लिटरली गाली देते होंगे, तो वो भी एक तरह से विक्टिम है, और वो भी कास्ट की विक्टिम है। तो मुझे लगता है कि उनसे तो मेरी तो पूरी मतलब मेरा पूरी सहानुभूति है, और मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। और हम ये कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब कोई महिला, अपर कास्ट की महिला जाति तोड़ के एक दलित व्यक्ति के साथ आती है तो उसको बहुत झेलना पड़ा। ऐसे ही कोई अपर कास्ट का व्यक्ति जब अपनी जाति तोड़ के दलित महिला, उसको भी बहुत झेलना पड़ता है। उसके सारे दोस्त, उसके रिश्तेदार सब भाग जाते हैं उसको छोड़ के। तो ये जो जाति तोड़ने की लड़ाई बड़ी कठिन है, बहुत दुष्कर है। इसमें जो भी अपना साथ देता है उसको अकेलापन झेलना पड़ता है, और अकेलापन जो झेल करके भी अपने सिद्धांतों पे टिका रहा है, वही सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले है। हाँ, उतना बड़ा होना तो मुश्किल है, बट ये मैं हाँ। ये मेरी अपनी सोच है कि चाहे मैं अगर स्त्री सरोकारों के दृष्टि से अगर प्रतिपक्ष पुरुष हुआ,
तो मुझे लगता है कि पुरुषों को बहुत अच्छे से एकोमोडेट करना चाहिए अगर वो स्त्री सरोकारों के मूल्य के साथ खड़े हैं। ठीक ऐसे ही जो भी मूल्यों के साथ खड़ा है उसको उसको मतलब एक तरह की सहमति, स्वीकृति और वो सामूहिक जो उसको मिलना चाहिए सपोर्ट, वो मिलना ही चाहिए। क्योंकि एकदम मतलब जो भी इस समय समानता के लिए काम कर रहा होता है, समाज की परंपरा तोड़ रहा होता है, वो इतना अकेला होता है, वो इतना अकेला बहुत होता है अकेला होता कि है। किसी भी समय उसकी जिंदगी का वो हम्म आखिरी पल हो सकता है। क्योंकि उसका जो अपना समूह था 5,000 हाँ साल से की के संवेग से मिलता है जो उसे, वो तो साथ छोड़ देता है। वो तो शादी के लिए भी नहीं, उसको तो शादी करके किसी और जाति में जाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं। उसके लिए तो तुम मुंह खोल रहे हो, तुम आजादी की बात कर रहे हो, तुम समानता की बात कर रहे हो। कल ही एक सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की कविता पढ़ रहा था कोई कि राजा को मुर्दे चाहिए होता है। तो उनके लिए तो जब हम ये कहते हैं कि हम जिंदा हैं, इतना बहुत है छोड़ने के लिए। क्योंकि हर सत्ता को मुर्दे चाहिए और आप कह रहे हो कि हम मुर्दे नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिबोध हो जाता है। महेश पुनेठा जी जानना चाह रहे थे कि मायके में क्या स्थिति थी, वो भी बता दीजिए, फिर हमारा 2-4 मिनट में देखिए प्रश्न मायके खत्म में हो तो जाएगा। उनकी उनका भाई तो बहुत विरोधी था उनका, क्योंकि वो जो है वो जैसे मैंने एक घटना बताई कि उनका भाई कहता था कि भाई तूने हमारी नाक कटाई हुई है, ये कटाई हुई है, और तो वो सावित्रीबाई फुले उससे आर्गुमेंट करती हैं तो परिवार में, और वो कहती थी वो उसको ये जो है कि भाई तेरे पति ने तेरा दिमाग खराब कर रखा है, उसको ये बोलते थे कि तू जो है वो ये बहुत गलत कर रही है। जो स्कूल खोलना वो था उसका परिवार उसके विरुद्ध, और उसके भाई के तो आर्गुमेंट के पत्र में है भी जवाब। तो उसके परिवार से देखिए वही कह रहे हैं ना कि जब जो बदलने की लड़ाई होती है ना, वो समाज बदलने की लड़ाई इतनी इजी नहीं है, और जी अगर बिल्कुल। इतनी आसान हो जाए तब तो बात ही अलग है ना। उसमें जी बहुत कम मैं कहूँगी बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं जहाँ सब तरफ सपोर्ट मिलता है। आप जो काम करने, अगर वो कोई और काम कर रही होती, सिलाई कर रही होती, बुनाई कर रही होती, परिवार का नाम रोशन होता तो सब साथ होते। लेकिन वो तो समाज बदलने के लिए गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी, पिछड़े बच्चों को पढ़ा रही थी, जी घर से बाहर जा रही थी, देहरी लांघ रही थी वो तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। और वो क्योंकि परिवारों में तो सबसे ज्यादा पितृसत्तात्मक परिवारों तो भाई ही घर के मुखिया हो जाते हैं, पिता के बाद वही उसको पालन करने वाले हो जाते हैं, तो उनका भाई का सपोर्ट नहीं था उसको। और माँ बाप तो एक तरह से मैं ये कहूंगी कि जी पिता भी जब उन्होंने किताब को छूने ही नहीं दिया, पढ़ने ही नहीं दिया, तो वो क्या हो गए। तो एक तरह से उनके परिवार के बारे में तो इतना पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन जो घटनाएं उनसे हम जान सकते हैं उनके परिवार का, किस तरीके से वो, उसकी जी 9 साल की उम्र में शादी हो जाती है, 9 साल की उम्र में 9 साल की सावित्री, 11 साल के ज्योतिबा फूले हैं, 2 साल का अंतर है। और ज्योतिबा फूले क्योंकि एक अंग्रेज परिवार पढ़ रहे थे वो, तो उन्हें पढ़ा, वो 14 साल तक वो पढ़े तो उनको आ गया पढ़ना लिखना, तो उन्होंने खेत में इन दोनों को पढ़ना सिखाया, अपनी बहन को भी और सावित्रीबाई फूले को लकड़ी से खेत में पढ़ा पढ़ा करके ऐसे पढ़ना सिखाया। जी। तो तो ये मैं एक बस बड़ा एक नहीं, आप बोलिए। नहीं, तो इस तरीके से वो मतलब एक कहेंगे कि एक ऐसी पाठशाला थी जिसमें कोई बोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, खेत में वो डंडिया से खींच खींच के पढ़ाते थे। जी जी। तो बहुत ही अच्छी चर्चा ये चल रही है। एक आखिरी प्रश्न के बाद बस हम इसे खत्म करेंगे। सबको ही बहुत पसंद आई, सबने बहुत बोधि प्रकाशन के वो जुड़े हुए हैं, माया मृग जी, जेएनयू की प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, सभी को ये चर्चा पसंद आई। बाकियों की तो टिप्पणी के साथ उनके नाम लिए ही जा रहे थे। एक आखिरी प्रश्न के बाद हम इस शुभेच्छा के साथ खत्म करेंगे कि जैसे ज्योतिबा फूले ने दिमाग उनका बहुत बिगाड़ा हुआ था, उनको सावित्रीबाई फूले को, तो ऐसा बिगाड़ने वाला कोई हमें मिलता तो हम भी शादी करते, हमें कोई मिल नहीं रहा है, मिला ही नहीं। तो मैं तो बच्चों के लिए, जो इस समय बच्चे और युवा लड़कियां हैं, उनके लिए यही दुआ रहेगी कि आपको दिमाग बिगाड़ने वाले लोग मिले, और जो दिमाग बनाते हैं आपका, जो आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखते हैं उसी परंपरा के ढांचे में, वो आपसे क्या ले ले रहे हैं आपको नहीं पता। तो वो बिगाड़ने वाले हम सभी को मिले, कोई बात नहीं, पति के रूप में न सही, दोस्त में मिले, सहकर्मी के रूप में, कहीं तो बिगाड़े हमें, बोर हो गए, बने बनाए देखो, बर्बाद हो गए पूरे। अच्छे जीवन तो साथी के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। ये सही बात है।
छोड़ने के लिए तो तैयार हो आदमी, इस मन से जितने लोग जुड़े होंगे वो छोड़ने के लिए हाँ तैयार रहते हैं, तभी जुड़ते भी हैं। मैं आपसे हाँ एक लास्ट प्रश्न इस बारे में करना चाहती हूँ कि सावित्री बाई फुले ने वो आश्रम खोला था ना एक, जिसमें हाँ, विधवा अ, वो था, बच्चों जिसमें विधवाएं हाँ, विधवा और उनके बच्चे आके रहते थे। हाँ, बाल रक्षक गृह, बाल है ना? रक्षक गृह खोला था उन्होंने। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मैं चाहती हूँ कुछ और बता सुने सब जी। देखिए उसमें तो मतलब जिस तरह से जो एक सावित्री था तो उनके घर में ही, वो घर के एक्सटेंशन में ही था, और उसमें उसी में काशीबाई को उन्होंने ला के रखा था। तो जो भी समाज के उस तरह के बच्चे होते थे वो ला करके उसमें रखते थे। तो इसके बारे में इतना इतना ही मिलता है, लेकिन क्योंकि उनके सामाजिक लाइफ से जुड़ा है कि जो भी बच्चा, जैसे अब काशीबाई का बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया, और उसमें और भी तरह की, और एक और था कि उन्होंने जब पानी की प्रॉब्लम होती थी दलितों को, तो उन्होंने घर का कुआं खोल दिया था। मतलब वही मैं कह रही हूँ कि जो मैं कहना चाहती थी कि जो उनका व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सैद्धांतिक एक ही था वो, क्योंकि उस समय जो उनकी जो बिल्कुल वो दलितों से ऊपर माली समाज की थी। तो हमारे समाज में तो बहुत ज्यादा लेयर्स हैं, जातिवाद की इतनी ज्यादा परतें हैं कि हर एक छोटा व्यक्ति अपने से नीचे वाले को ऊपर, वाला नीचे से वाले को नीचे, सब बरतते हैं कास्ट का, सब कास्ट के रूल्स फॉलो करते हैं। तो क्योंकि ज्योतिबा फूले तो दलित नहीं है और सावित्री भाई फूले दलित नहीं है, पिछड़े वर्ग से आते हैं और माली समाज के हैं दोनों। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो उन्होंने उसको तोड़ा, उस चीज को उन्होंने तोड़ा, और तोड़ करके अपने घर के कुएं जैसे उन्होंने खोल दिए पानी के लिए। उन्होंने पढ़ाई के लिए स्कूल खोल दिए, उन्होंने अन्न बांटना शुरू किया, उन्होंने अंतरजातीय विवाह के लिए उन्होंने मीटिंगें की, उन्होंने जो है वो लोगों की सामाजिक दशा को बदलने के लिए बातचीत की। तो यही कह रहे कि तो इसी तरह से उन्होंने उस तरह के लोगों को जो दबे पिछड़े जो छूट गए थे उनको ला करके रखा। तो ये एक है। और तो ये इस पे सभी जो है ना, इस पे अभी रिसर्च और काम चल रहा है, क्योंकि अभी जो है जैसे उनके जो डॉक्यूमेंट जो उपलब्ध है वो तो उनके पास है, लेकिन जो नहीं है वो जैसे एक सावित्रीबाई फूले इंस्टीट्यूट है पूना में, उसके जो है वो हरिप्रसाद नरके उनके हेड है, तो वो उस पे काम कर रहे हैं और काफी चीजें तो वही निकाल निकाल के ला रहे हैं। तो जी अभी इन पे रिसर्च वर्क चल रहा है, क्योंकि अभी सावित्रीबाई फूले का पिछले कुछ सालों से नाम, भाई जब तक नाम नहीं होता तब तक लोग खोजबीन भी नहीं करते, जब नाम होता है तब खोजबीन शुरू होती है। तो अभी सावित्रीबाई जी फूले पे काम चल रहा गरिमा है। श्री जी, हम्म। रेखा वर्मा जी ने तो बोला कि रेखा वर्मा जी, रक्षा गीता जी, ये सारे लोग जो है बिगड़ने के लिए बहुत आमादा हैं और बिगड़े हुए लोगों को बहुत स्वागत कर रहे हैं ये। तो हाँ काफी बिगड़ गई होंगी अब तक, तो बिगड़ी हुई थी, शादी भी बिगड़े वैसे कर ली तो। और हाँ। मैं गरिमा श्रीवास्तव जी का प्रश्न, मुझे लगता है कि हम दोनों को इसका जवाब देना चाहिए। अगर मुझे तो मालूम नहीं है कि मैंने ऐसा किया, अगर हुआ है तो वो गलती से ही हुआ होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं भी इस चीज को नहीं मानती, उनके नहीं और मुझे उसके। नहीं, मतलब मेरे हम्म। संस्कारों में जहाँ जहाँ जकड़न है मुझे उसका बहुत अच्छे से अवेयरनेस है, पर मैं जानती हूँ कि मेरे लिए उसके और उनके भेद स्त्री के लिए होता भी नहीं है। तो मैं से हम्म। पैट्रियार्की के संस्कार वाली प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, अगर निकला है तो गलती से निकला। मेरी जानकारी नहीं है कि मैंने उनके लिए उस कहा, इनके लिए उन कहा, अगर हुआ है तो ये गलती से हुआ है। बट ठीक है, आपने गरिमा श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद आपका कि आपने यहाँ ध्यान सिखाया, ध्यान दिलाया। क्योंकि अगर ये वास्तव में हमसे होता हो, जैसे मैंने अपने नाना को तो नानियों के लिए ऐसे ही बोलते सुना है, या पिताजी को माँ से, कि वो लोग ऐसे तू तड़ाक में ही बोलते रहे हैं और ये लोग आप में और हम्म। लीजिए लीजिए में। लेकिन हमारे वो संस्कार की वजह से तो नहीं आया है। हो सकता है अगर हुआ हो तो गलती से हुआ होगा। आपको कुछ कहना है इस पे, क्योंकि हम दोनों के लिए था ये। ये महेश जी पूछ रहे हैं ना कि किताबों के बारे में। देखिए एक तो मेरी जी 2016 में एक किताब आई थी, मैंने उनकी कविताओं का ट्रांसलेशन किया था स्वराज प्रकाशन से, और बाद में जो जी थी वो और भी किताब आई है रजनी जी की, ये संजीव चंदन के यहाँ से एक किताब आई है, सावित्री फूले का रचना समग्र। और भी अब तो धीरे धीरे किताबें आ रही हैं, और एमजी माली की किताब है सबसे पहली, एमजी माली की किताब, महाराष्ट्र उनकी जो है वो प्रकाशन विभाग से आई है, एमजी माली की।
तो मुझे भी जो बेसिक जानकारी है वो एमजी माली की किताब से ही मिली थी। सबसे पहले मैंने उनकी ही किताब पढ़ी थी एमजी माली की, जो कि प्रकाशन विभाग जो हमारा हिंदी वाला है उससे हिंदी में छप के आई है। और भी कुछ-कुछ जो है वो, और एक फुलवंता बाई जोड़गे ने सावित्रीबाई फूले पे किताब लिखी है, और वो मराठी की बहुत खूबसूरत किताब है, फुलवंता बाई जोड़गे ने। और तो इस तरीके से किताबें हैं, और अगर कोई मराठी में पढ़ सके तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदी में तो हमने वही काम किया जो मराठी के लोगों ने किया, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि मराठी से हिंदी में जो कविता ट्रांसलेट हुई है, वो पहला काम मेरा है। सबसे पहले हिंदी में मैंने उसको, और वो महाराष्ट्र में बड़ा इस बात का हलचल मची कि देखो हम नहीं कर सके और हिंदी के लोगों ने काम कर लिया, ये हिंदी भाषी लोगों ने काम कर लिया। तो मुझे उर्मिला पवार और आशा लता कांबले ने हेल्प की थी, और उसमें जो है फिर शेखर पवार दिल्ली में रहते हैं, उनके साथ बैठ के काम किया था ये। तो वो कविताओं का संकलन, पहला संकलन आया था, उसके बाद से तो सम्यक प्रकाशन से और इससे और भी किताबें आ गई। तो ये है। जी, तो गरिमा श्रीवास्तव जी, आपकी सलाह का हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम इसमें सचेत रहें। और किरण शर्मा जी कहती हैं कि अपनत्व और आत्मीयता के अतिरेक से भी ऐसा मुँह से निकला करता है। लेकिन तो फिर भी हमें सचेत रहना चाहिए कि हम भाषा के तौर पे सचेत रहे। हाँ, कि हम किसी के लिए इस तरह सचेत की इसलिए भाषा भी रहना चाहिए कि हमारे मन में आदर बराबर हो, लेकिन श्रोता जिसके मन में पहले ही पैट्रियार्कल संस्कार है, वो उसको इज्जत के ऊपर नीचे में देख सकता है। तो ये बात सही है कि हमें सचेत रहना चाहिए, और आशा जैसाल की ये टिप्पणी भी ले आते हैं ऊपर ताकि पता रहे। तो बहुत ही अच्छी चर्चा रही। कई लोगों ने बोला भी है कि अब उनको सोच के कई नए झरोखे खुले, और वो शिक्षक लोग काफी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसे रेवती भट्ट देहरादून से, तो वो लोग को पढ़ाने में मदद मिलेगी, ये सारी चीजें। और इस समय जो है ज्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं, मतलब आधे लोग लगभग, वो साहित्य या बौद्धिक जगत के वो लोग नहीं है जो लगातार प्रोग्राम सुनते हैं, वो सिर्फ इसी प्रोग्राम को सुनने और इन्हीं से अवेयर होने आए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, जिसे डायलॉग्स में आलोचना में कहते हैं नई जमीन तोड़ी, वो तो डायलॉग है, पर यहाँ सचमुच में टूट रही है कि वो सभी किस्म के लोग सोचने के लिए। ये रंजना फरसमान जी का भी ऊपर कर दीजिए प्लीज, तकनीकी टीम। तो इनका भी एक बार पढ़ के, देहरादून से ये भी शिक्षक हैं, काफी सीनियर शिक्षक। गुड इन्फॉर्मेशन एंड गुड प्रोग्राम रश्मि, कीप इट अप, माय गुड विशेस फॉर फर्दर प्रोग्राम। साधुवाद। इस कार्यक्रम की ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने इसकी इतनी तारीफ की। तो आज अकेलापन तो काफी हद तक खत्म हो गया, क्योंकि ये मेरी मौसी हैं और ये सबसे अधिक पढ़ी लिखी होंगी शायद मौसियों में। और मैंने कहा कि हमें हेलो हाय तक नहीं मिलती, और यहाँ तो इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। तो मिलता भी है, मुझे लगता है कि लोग साथ चलते भी हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता। तो बहुत ही ज्यादा सार्थक रहा हमारे लिए आज का कार्यक्रम, और मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं गरिमा श्रीवास्तव जी के बोलने से एक चीज का मेरे को अंडरलाइन करने का मन कर गया है, जो मेरी सोच है। क्योंकि सावित्रीबाई फुले की जो ज्ञान की यात्रा शुरू होती है उनके ससुराल में आके ज्योतिबा फुले के सहयोग से, हालांकि ललक और प्रेरणा उनकी थी, आंतरिक प्रेरणा, ये इन्होंने बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर दिया। बट वो जो जाति को तोड़ने का, कि उन्होंने जो ब्राह्मणों के बच्चे पाले, वो जितनी भी अवैध संतानों को बचाने का काम उन्होंने किया, विधवाएं जो प्रेग्नेंट होती थी, गर्भपात कराने पड़ते थे, सब वो सब ब्राह्मण के ही बच्चे थे दरअसल। तो उनके लिए, इसीलिए उनको विरोध आ रहा था। लेकिन उनके लिए जाति मायने नहीं रखती, उनके लिए इंसान की जिंदगी मायने रखती है। तो उन्होंने बचाए इतने सारे बच्चे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब वो बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, जब वो स्त्रियों के लिए काम करना चाहते, तो उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को वो इतने अच्छे से ना समझ पाते अगर सावित्रीबाई फुले का साथ उनको ना मिलता। तो साथ मिलने से दोनों के व्यक्तित्व में जितना बड़ा उजाला हो जाता है, वो उजाला हमारे समाज ने देखा ही नहीं। वो जिंदगी में एक या दो, इसीलिए वो हिस्टोरिकल है, वो एक या दो को भी कोई ऐसी हस्ती पैदा होंगे जो जिन्हें दोनों उजाले जिंदगी में मिल जाते हैं, तो वो अकेले अपने दम पे इतना कर लेते हैं, अदरवाइज वो इतना ना कर पाते। तो जो पुरुष स्त्रियों को कान देने या उनको समझने के लिए तैयार नहीं होते, वो बेसिकली अपनी बहुत बड़ी, मतलब वो एक तरह की मानसिक विकलांगता में जी रहे हैं। उन्होंने अपना आधा हिस्सा तो सुन कर लिया है, अदरवाइज उन्हें समझ नहीं आता ना इन आश्रमों में हमें करना क्या है।
तो मैं ये भी करना चाहती थी कि अगर सावित्री बाई फुले की ये रोशनी ज्योतिबा के साथ ना होती तो स्त्रियों और बच्चों के लिए शायद इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। मैं आपके कोई अंतिम शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इतनी सार्थक वार्तालाप के लिए करके टाइम निकालने का शुक्रिया मैं नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि सावित्री बाई फुले के लिए आप हमेशा टाइम निकालने के लिए बिल्कुल, तत्पर ही रहती हैं और बिल्कुल। रहेंगी। बस इस जो सार्थक वक्तव्य के लिए हम सभी को, जो आपने ज्ञान में हमारी वृद्धि की, उसके लिए मैं आपका और सारे जुड़े हुए श्रोताओं का नमस्कार करती हूँ। और हम आपके शब्दों के साथ कार्यक्रम को खत्म करेंगे, तो आप अपनी जो भी बातें पूरे कार्यक्रम को लेके या जो भी आपका एंडिंग जो टेक अवे है वो एक आध बातें कह के आप जी। बहुत शुक्रिया रश्मि जी, आज बहुत ही मैं कहूँगी बहुत सार्थक प्रोग्राम था। और क्योंकि 14 नवंबर है, बाल दिवस है, और सावित्रीबाई फुले का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का एक हिस्सा बच्चों को समर्पित है, स्कूल और उनके बच्चों को। और मुझे अच्छा लगा। और दूसरा, जिनके लिए ये, जिनके नाम से ये प्रोग्राम है, तो उनके नाम को ये बाल दिवस का समर्पण बहुत ही अच्छा है। और मैं महेश पुनेठा जी की बात से अपनी बात खत्म करूँगी। उन्होंने पूछा है क्या कोई सावित्रीबाई फुले की शिक्षा पर किताब है? तो महेश पुनेठा जी, आपने मुझे ना एक दिशा दी है इस सवाल से। तो मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा इतना सावित्रीबाई फुले पे काम है, तो मैं ज़रूर एक ऐसी छोटी किताब ज़रूर लिखूँ जो उनके सारे शिक्षा से संबंधित विचारों को एक इकट्ठा कर लाऊँ। तो ये मैं और आज मैंने रश्मि जी की बातचीत से भी बहुत कुछ सीखा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत करते-करते मुझे बहुत सारे नए जो चीज़ें हैं वो जानकारी मिली है, और एक आपका स्वतंत्र चिंतन जो है, उससे मैं बड़ी प्रभावित हुई हूँ। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो हमारे बहुत ज़्यादा साथी सक्रिय रूप से जुड़े हैं, जिनको सबको मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं बहुत उनकी आभारी हूँ। गरिमा जी आई, गरिमा जी तो खुद ही इतनी बड़ी लेखिका हैं, इतनी बड़ी आलोचक हैं। महेश पुनेठा जी इतने समय से वॉल पत्रिका चला रहे हैं। हरिमोहन जी तो वो रहे हैं, डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, वो हरिमोहन जी। तो सारे ही लोग, रेखा और साधना, रक्षा जी, बहुत सारे, आशा जी की बात, आशा जी, मैं आपको बहुत एप्रिशिएट इस बात के लिए करूँगी, क्योंकि आशा जी ने जो है वो जो सावित्रीबाई फुले के नाम पे इन्होंने प्रस्तावित किया है कि एक जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो उनके नाम से और मैं इसके साथ हूँ, क्योंकि वो होनी चाहिए, वो ज़रूर होनी चाहिए, और वो नहीं है। तो हमने भगिनी निवेदिता और पता नहीं बहुत सारे लोगों के नाम से किया, तो सावित्रीबाई फुले के नाम से क्यों नहीं, जिनका कि लड़कियों की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आशा, इस काम को करो, और मेरा भी सपोर्ट चाहिए तो मैं भी आपके साथ रहूँगी हमेशा। और बाकी मेरे जो भी साथी जुड़े, बोधिसत्व जी और सबको मैं बहुत थैंक यू कहूँगी। और जो शुरू में भाभी जी जुड़ी थी, आपकी भाभी, उनका मैं विदु की बहुत-बहुत मम्मी, उनका नाम विधु। हाँ, मैं एक जानकारी देना चाहूंगी उनके लिए कुछ हाँ। कहने से पहले, कि हुँ, वो पीजीडीएवी में मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, कामिनी रावत। अच्छा, और अच्छा। उन्होंने साहित्य से पढ़ने लिखने से उनकी कोई रुचि नहीं थी, बट एक साल हुँ, से हुँ, जो उन्होंने शुरू किया है, तो उन्होंने अपना हुँ। पहला लेख रतन कुमार सांभरिया की स्त्री विमर्श वाली कहानियों पर लिख के अच्छा, भेजा है अभी कल कल बहुत ही। अच्छा। अच्छा, जी कल ही जी, आया। मैं उनका तो उनका कुछ कह रही थी। अच्छा, नहीं तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम चालू किया। मैं इसे मुहिम कहूँगी कि उजास की ओर जो एक मुहिम है, वो उन्होंने चालू की है, और अगर मैं इसमें थोड़ा भी अपनी तरफ से योगदान दे पाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर मानूँगी। और मैं ये कहूँगी, रजनी नेगी जी ने तो बहुत बार सक्रियता, बार-बार वो कह रही थी, किरण शर्मा जी, आप सबका हो सकता है मैं नाम नहीं ले पाऊँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई, मुझे सुना, और इसमें अपना योगदान दिया। आप सबका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वैसे मैं अपनी तरफ से सबका नमस्कार कर चुकी थी, लेकिन इन्होंने क्योंकि घोषणा कर दी है, सावित्री बाई की किताब लिखने का मन बना लिया है, सावित्री बाई फुले जी का, तो मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ, एक घोषणा, क्योंकि इस बार हमने 4 दिसंबर को से नो पैट्रियार्की नॉट एनी मोर, पितृसत्ता और नहीं मुहिम चलाई थी। तो हाँ। उसके तहत हमने कई सारी किताबें भेजी थी। हुँ, तो हुँ, हमें हुँ। विनोद दास का और नानक मत्ता पब्लिक स्कूल और कई लोगों की ये टिप्पणी आई, जहाँ पे निवेदिता मेनन की मोटी किताबें गई तो वो तो इकोनॉमिक थी और अच्छी थी। एक हुँ, पतली हुँ, सी हुँ। किताब गई थी जो बहुत अच्छी थी,
बट उनके हिसाब से ये कीमत जितनी ज़्यादा थी उस हिसाब से इसमें पेज कम थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि इस बार रश्मि जी आप ऐसा कीजिएगा, आप खुद उससे बेहतर लिख सकती हैं। आप विदुष बैटन की तरफ से खुद किताब अलग अलग इंटरव्यूज लेके बनाइएगा। अगले 4 अक्टूबर को हमको आप लोग की तरफ से किताब बंटनी चाहिए। तो 4 अक्टूबर के तक जिस भी 2022 में आ गया तो 2022, इनकी किताब 2023 में आ गई तो 2023, तो विदुष बैटन फ्री में वो किताब बांटेगा अगर ये सावित्री बाई फुले पे लिखती है तो। थैंक यू, ठीक अन्यथा है। हम तैयार करेंगे, ठीक है, अन्यथा हम ठीक है। उनसे तैयार करेंगे जितने काम अब तक हो चुके हैं, हाँ, उनको हाँ। कंपाइल कर करके करेंगे, फिर हम अगले हुँ, साल के लिए आपका वेट करेंगे। हुँ, तो मैं ठीक है, ये ठीक। ये सूचना एक हुँ, देना चाहती थी। बहुत हुँ, नमस्कार हुँ। आप सबका। अनिता हाँ, भारती जी आपको बहुत नमस्कार, बहुत आप शुक्रिया। सबको बहुत हाँ, नमस्कार। थैंक यू। सभी का नमस्कार।